जब मैं 2-4 मिनट अपनी नई दुनिया की कल्पना में घूमता रहा तो खान साहब ने फिर कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, क्या आपने मुझे इस बार गिरफ्तार इसलिए किया है? कहने लगे, आदेश किसी और का है, मैंने तो उसका पालन किया है। मैंने कहा, यह कैसे संभव है कि पंजाब सीआईडी के इतने बड़े अधिकारी को इसका पता ना हो कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है? कहने लगे, तुम अपने आप को तुच्छ समझते हो किंतु तथ्य तो हम जानते हैं। उन्होंने फिर कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? मैंने पूछा, यह प्रश्न तो आपको हरिकृष्ण से पूछना था। कहने लगे, तो पूछा तो था। मैंने पूछा क्या था उसने? कहने लगे, उसने कुछ कहा होता तो तुम यहाँ आज होते ना। निष्कर्ष यही कि इसी प्रश्नोत्तर के चक्कर में प्रतिदिन इस बाग के कई चक्कर कट जाते। खान बहादुर सैयद अहमद का दफ्तर शाही किले में ही था। घर जाने से पहले वे आधा घंटा इस पार्क का चक्कर काटते, लेकिन किले के बाहर वे अपने आप को अधिक सुरक्षित न समझते थे, अतः किले के अंदर ही चक्कर काट लेते थे। जितने दिन मैं वहां रहा मुझे भी साथ ले लेते और राजनीतिक मामलों पर मेरे विचार जानने का प्रयास करते। इस तरह 2 महीने गुजर गए। मैं अपनी कोठरी की दीवारों पर जो लकीरें खींचा करता था वह 76 हो गई थी। उस दिन प्रातः 10 बजे सैयद अहमद खां आ गए। कहने लगे, तबीयत कैसी है? मैंने कहा, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा, सामान बांधो और घर जाओ और शरीफ लड़कों की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप फिर इधर ना आना। मेरा सामान उठाकर बाहर खड़ी मोटर में रख दिया गया। खान साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, ले जाओ इन्हें, घर छोड़ाओ। मैं कांग्रेस में क्यों और कैसे शामिल हुआ? 2 महीने की नज़रबंदी के बाद मैं घर पहुंच गया, किंतु तथ्य यह है कि घर वाले भी मुझसे नाराज थे और कॉलेज वाले भी। सरकार अपनी जगह नाराज थी, यानी चारों ओर माहौल कुछ ऐसा बन गया था जिसके कारण बेचैनी पैदा हो गई थी। पिताजी को शिकायत थी कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया और मैं अपनी शिक्षा की ओर वह ध्यान नहीं दे रहा था जो मुझे देना चाहिए। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि इस बार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अकारण गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु वे मेरी बात सुनने को तैयार ना थे। वे समझते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस बार मेरी माताजी भी कुछ नाराज थी। हर चौथे दिन गिरफ्तारी और मैं घर की तलाशी से भी वे परेशान थी। पिताजी जब नाराज होते तो कई कई दिन मुझसे बात ना करते, किंतु माताजी सारी बात कह देती थी और जो कुछ भी वे कहती उससे मैं कुछ अनुमान लगा सकता था कि पिताजी की शिकायत क्या है। मैंने माताजी को सारी बात कह दी और जो कुछ 2 महीने में हुआ वह भी उन्हें सुना दिया। इसका परिणाम यह निकला कि पिताजी की निगरानी कुछ कम हो गई, किंतु फिर भी उनके दिल में यह ख्याल जरूर बैठ रहा कि मैं अपना वचन नहीं निभा रहा। इस बार मुझे एक मोर्चे पर भी अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। सरकार मेरे कॉलेज के अधिकारियों को बराबर कह रही थी कि उनके कॉलेज में ऐसे लड़के हैं जो वातावरण बिगाड़ रहे हैं और जिसके प्रभाव दूसरे विद्यार्थियों पर भी बुरा पड़ रहा है। ऐसे लड़कों की जो सूची दी गई उसमें मेरा भी नाम था। सरकार चाहती थी कि किसी तरह मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। जब मैं रिहा होकर आया और अपने कॉलेज में गया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया। एक हिंदुस्तानी ईसाई श्री सैमुअल लाल उन दिनों कॉलेज के स्थापनापन्न प्रिंसिपल थे। अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर ल्यूकस अब कास्पर थे। डॉक्टर ल्यूकस अमेरिकी थे। वे सरकार की कभी परवाह ना करते थे, बल्कि जो लड़के स्वतंत्रता संग्राम में किसी प्रकार का भाग लेते थे उनका उत्साह बढ़ाते थे। जब तक वे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे उन्होंने अपने किसी छात्र पर आंच न आने दी। उनके जाने के बाद श्री सैमुअल लाल प्रिंसिपल बन गए। वे सरकार से डरते थे, किंतु डॉक्टर ल्यूकस ने जो परंपराएं कायम कर दी थी उनके विरुद्ध भी न जा सकते थे। इसलिए मुझे उन्होंने अपने कमरे में बुला लिया और लंबा चौड़ा उपदेश देने लगे कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कॉलेज के लिए कठिनाइयां पैदा हों। मेरी प्रशंसा भी करते जाते कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और कॉलेज को मुझ पर गर्व है। साथ ही कह देते कि मेरी गतिविधियाँ जारी रहीं तो उनके लिए कॉलेज में रखना कठिन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अकस्मात एक नाटक रचा। अपनी कुर्सी से उठे और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसकी चटकनी लगा दी। मुझे कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैं उठा तो उन्होंने कहा, घुटने टेक कर मेरे साथ बैठ जाइए। मैं बैठ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और ईशा मसीहा से प्रार्थना करने लगे कि मुझे ठीक रास्ता दिखाएं। मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं ऐसा काम ना करूं जिसके कारण मेरे कॉलेज की बदनामी हो। वे 2-3 मिनट यह प्रार्थना करते रहे और मैं उनके सामने बैठा रहा।
किले से रिहाई के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। देश का राजनीतिक वातावरण भी उस समय कोई अधिक उत्साहवर्धक न था। क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। कहीं कहीं कोई घटना हो जाती, किंतु वह भी लाभ की बजाय हानि पहुंचाती। इस आंदोलन का कोई नेता न था। कांग्रेस का आंदोलन भी मध्यम पड़ गया था। ऐसी स्थिति में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अधिकांश गुंजाइश न थी। छात्र संघ चल रहा था, किंतु इसमें भी अब अधिक प्राण न थे। ऐसी हालत में मैंने धीरे धीरे कांग्रेस की गतिविधियों में रुचि लेनी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त कोई संस्था न थी जिसके माध्यम से कोई काम हो सकता था। मैं कांग्रेस का 4 आना सदस्य बन गया। यहाँ एक और कठिनाई पैदा हो गई। सबसे पहले तो मैं घर में पैदा हुई। पिताजी को कांग्रेस की नीति पसंद न थी। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में वे कांग्रेस के साथ थे, किंतु उन्हें यह भी शिकायत थी कि वह मुसलमानों का ज़रूरत से ज़्यादा लिहाज करती है। उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए हिंदुओं के साथ अन्याय करती रहती है। वे कांग्रेस की नीति के पक्ष पर बड़ी आलोचना किया करते थे, इसलिए कांग्रेसी मित्र प्रताप को कांग्रेस का विरोधी पत्र समझते थे। मेरे मार्ग में भी यही कठिनाई पैदा हो गई। दूसरी कठिनाई इससे भी अधिक यह थी कि कांग्रेस के उस समय 2 धड़े बन गए थे, एक डॉक्टर सत्यपाल का धड़ा और एक डॉक्टर भार्गव का धड़ा। मेरे लिए दोनों में से चयन करना कठिन हो रहा था। आरंभ में मेरा झुकाव डॉक्टर सत्यपाल की ओर था, किंतु एक तो पिताजी के साथ संबंध बहुत अच्छे ना थे। पिताजी कई बार कांग्रेस की आलोचना करते, डॉक्टर साहब उसे पसंद नहीं करते थे। दूसरे मेरे एक बहुत प्रिय मित्र श्री अविनाश चंद्र वाली डॉक्टर भार्गव के धड़े के साथी थे। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव था, अतः मैं भी उनकी ओर झुक गया और कांग्रेस में डॉक्टर भार्गव के धड़े के साथ जा मिला। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर गोपीचंद्र भार्गव के बीच रस्साकसी लंबे समय से चल रही थी। जब तक लाला लाजपत राय जीवित रहे, डॉक्टर सत्यपाल और लाला जी के मध्य भी कुछ खींचातानी चलती रही। डॉक्टर सत्यपाल की कांग्रेस के प्रति वफादारी प्रमाणित थी। वे हर हालत में और हर कीमत पर कांग्रेस का साथ देते थे। उनका फैसला चाहे जो कुछ भी हो, वे उनका समर्थन करते थे। जिसके विपरीत लाला लाजपत राय को कांग्रेस की मुस्लिम झुकाव वाली नीति के विरुद्ध सख्त शिकायत थी। इस कारण वे कई बार कांग्रेस के विरोध विद्रोह भी कर देते। राजनीति में डॉक्टर सत्यपाल की अपेक्षा लाला लाजपत राय का महत्व बहुत अधिक था। डॉक्टर सत्यपाल का प्रभाव केवल पंजाब तक ही सीमित था, किंतु लाला जी का एक अखिल भारतीय नेता थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रह चुके थे। उनकी गणना देशबंधु दास और पंडित मोतीलाल जैसे नेताओं में होती थी। हाँ, वे पंडित मदन मोहन मालवीय के ख्याल के थे, इसलिए एक बार दोनों ने इकट्ठे ही कांग्रेस छोड़ दी थी। लाला जी की मौत के बाद पंजाब में वो जगह खाली हुई। उसके लिए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर गोपीचंद में मुकाबला शुरू हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब की सारी कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई। मुसलमान अधिकांश डॉक्टर सत्यपाल के साथ थे और सिख अधिकांश डॉक्टर गोपीचंद भार्गव के साथ। मुसलमानों की एक संस्था मजलिस-ए-अहरार आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, इसलिए उसके सब नेता, विशेषतः चौधरी अफजाल हक, मौलाना अजहर अली, सैयद उताउल्लाह शाह बुखारी, शेख हिसामुद्दीन आदि डॉक्टर सत्यपाल के साथ मिल गए। दूसरी ओर सारे अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर गोपीचंद के साथ आ खड़े हुए। जत्थेदार उधम सिंह, नागो के ज्ञानी करतार सिंह, सरदार ईश्वर सिंह मझेल तथा अन्य कई नेताओं ने डॉक्टर भार्गव का साथ दिया। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने भी अपने राजनीतिक जीवन का श्री गणेश अकाली पार्टी के माध्यम से ही किया था। वे भी डॉक्टर भार्गव के इस पीछे चल पड़े थे। मास्टर तारा सिंह के कारण सरदार वल्लभ सिंह भी डॉक्टर गोपीचंद के साथ हो गए थे। इस तरह सारा पंजाब 2 भागों में बंट गया। मेरे लिए यह फैसला करना कठिन था कि मैं कहाँ जाऊँ। डॉक्टर सत्यपाल से मुझे कोई शिकायत न थी, किंतु किसी न किसी कारणवश उनके दूसरे साथियों के साथ मेरे लिए चलना कठिन हो रहा था। डॉक्टर भार्गव के धड़े में मेरे लिए सबसे अधिकांश आकर्षण मेरे मित्र श्री अविनाश वाली थे, इसलिए मैं धीरे धीरे इसी धड़े में शामिल हो गया। मेरी 7वीं गिरफ्तारी। परमात्मा ने मानव पर कितना उपकार किया है, जो उसके भाग्य कुंजी अपने हाथ में रखी है। कई बार हम कई बड़ी योजनाएं बनाते हैं और वे अंत में धरी धराई रह जाती हैं। कई बार सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, किंतु भविष्य के पर्दे में कुछ ऐसी खतरनाक लहरें निकल आती हैं जिनके लिए आदमी तैयार नहीं होता, न चाहता हुआ भी वे उसमें फंस जाता है और जीवन की इस नदी में कई प्रकार की लहरों में थपेड़े खाकर कहीं का कहीं पहुंच जाता है।
कुछ ऐसी ही दुर्घटना मेरे साथ पेश आई। 1932 के शुरू में लाहौर शाही किले में रिहा होने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन से अपना नाता तोड़ चुका था। यह आंदोलन पंजाब में लगभग खत्म था। दुर्गादास और रणवीर जेल से रिहा हो चुके थे, किंतु वे भी इस आंदोलन को जीवित रखने का कोई विचार न रखते थे। क्रांतिकारी आंदोलन की सफलता के लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त यह है कि आपसे ऐसे विश्वस्त साथी हों जो आपके लिए लड़ने और मरने को तैयार हों। पुराने साथी खत्म हो चुके थे, हम केवल 3 शेष रह गए थे, मैं, दुर्गादास और रणवीर। किंतु विगत 1-1.5 वर्ष में हमें जिस परीक्षा से गुजरना पड़ा, उसके बाद अब किसी नई परीक्षा को मैं कूदने का दिल ना चाहता था। इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि कुछ नौजवान पिस्तौल या रिवॉल्वर लिए फिरते थे, गिरफ्तारी के बाद तुरंत बयान देने को तैयार हो जाते थे। कुछ नौजवानों ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक खेल समझ रखा था। अपने आप को सूरमा दिखाने के लिए वे बढ़ चढ़कर बातें करते और शीघ्र ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 2-4 थप्पड़ पड़ते कि उनकी सारी क्रांति काफुर हो जाती। ऐसी हालात में हमने यही फैसला लिया कि अब आंदोलन को जारी रखने का कोई लाभ नहीं। यदि कोई राजनीतिक कार्य करना भी होगा तो वे कांग्रेस के माध्यम से करेंगे। मैं तो विधिवत कांग्रेस में शामिल हो चुका था। दुर्गादास और रणवीर इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं के विषय में उनकी राय अच्छी नहीं थी। मैं भी इनसे सहमत था, किंतु कार्य करने के लिए कोई और संस्था न थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति उन दिनों मेरे मन में विशेष श्रद्धा थी। जिस वीरता से वे सरकार का मुकाबला कर रहे थे और अपने विचारों के लिए बड़े से बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार थे, उसने मेरे दिल और दिमाग में बड़ा असर किया था। इसलिए मैंने पूरा मन बना लिया था कि अब कांग्रेस के मध्य से ही देश की सेवा करूँगा। अभी मैं एमए का छात्र था, राजनीतिक गतिविधियों के लिए अधिक समय नहीं दे सकता था, फिर भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस के साथ चलना चाहता था, इसलिए उसमें शामिल हो गया। जनवरी 1933 में एक बंगाली मुझसे मिलने आया। वे कलकत्ता के किरण चंद्र दास का पत्र लेके आए थे। किरण ने लिखा था कि वह अपने एक साथी को भेज रहे हैं, मैं उसकी पूरी तरह सहायता करूं। मैंने उससे पूछा कि वह कैसे आया है। उसने कहा कि बंगाल के कुछ क्रांतिकारी पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैंने उत्तर दिया कि इस कार्य में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, अतः मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। उसने कहा मैं उनके रहने का कोई प्रबंध कर दूं और कुछ ऐसी व्यक्तियों को नाम दे दूं जिन्हें इस काम में दिलचस्पी हो सकती है, शेष वह स्वयं कर लेगा। मैंने उसे 2 दिन बाद मिलने को कहा। इस मध्य में सोचता रहा कि क्या करूं। इस नौजवान को, जिसका नाम भट्टाचार्य था, मैं जानता था, किंतु उसके पास सबसे बड़ा प्रमाण पत्र किरणदास का पत्र था। मैंने सोचा कि वह धोखा तो नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसे अमृतधारा भवन के ऊपर की मंजिल में 10 रुपये महीने पर एक कमरा किराए पर ले दिया। वहाँ वह रहने लगा। खाना बाजार से खा लिया करता था, किंतु रहता उस कमरे में था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि मैं उसे भट्टाचार्य के नाम से ना पुकारा करूं, बल्कि कोई और नाम रख लिया जाए, ताकि पुलिस को पता न चले कि यहाँ कौन रहता है। इस पर उसका नाम लेखराम रख दिया गया। उस दिन मैं उसे लेखराम के नाम से पुकारा करता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने कुछ दूसरे लोगों को भी, जिनके माध्यम से वह क्रांतिकारी दल का संगठन करना चाहता था, यही नाम बताया था। चूंकि वह अधिक सक्रिय हो गया था, पुलिस को भी उसकी गतिविधियों का पता चल गया और उसकी निगरानी शुरू हो गई। मैं उसे कभी कभी अमृतधारा में मिलने चला जाता था। मुझे डर था कि कहीं वह गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए मैं जाकर उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट ले लिया करता था। कई बार उसे चेतावनी भी दे दिया करता था कि उसे कुछ लोगों से बचने की ज़रूरत है। जिन दिनों मैं उससे मिलने अमृतधारा भवन जाया करता था, उसके घर के निकट खड़ी सीआईडी देखा करती थी कि कौन कौन उसे मिलने आता है। मुझे इसकी कुछ जानकारी नहीं थी, किंतु एक दिन मैंने समाचार में पढ़ा कि किरण चंद्र दास को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार पढ़ते मेरा माथा ठनका। मैं भट्टाचार्य के पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ है और उसे मशवरा दिया कि वह यहाँ से चला जाए। उसने अगले दिन यहाँ से जाने का वादा किया। ना मैंने उससे यह पूछा कि वह कहाँ जाएगा, ना उसने मुझे बताने की ज़रूरत समझी। उसे सारी बात समझाकर मैं घर वापस आ गया। उस रात सोने का प्रयास करता रहा, किंतु नींद नहीं आ रही थी। किसी आने वाले खतरे का अनुभव हो रहा था। एक तरफ तो मैं समझता था कि इस बार मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मेरी गिरफ्तारी हो, दूसरी तरफ किरण चंद्र दास की गिरफ्तारी और उसका भट्टाचार्य को मेरे पास भेजना, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण बेचैनी हो रही थी। इससे भी बढ़कर परेशानी इस बात की हो रही थी कि यदि इस बार गिरफ्तार हुआ तो पिताजी क्या कहेंगे। मैंने फिर उनके साथ धोखा किया है।
मैं जितने दिन जेल में रहता था उन्हें चिंता और परेशानी रहती थी और कई बार मेरे लिए उधर उधर भटकना भी पड़ता था। यह सोचता सोचता मैं काफ़ी रात जागता रहा। आधी रात के समय आंख लग गई, किंतु प्रातः 6 बजे के लगभग चौकीदार ने आकर जगा दिया। मैंने पूछा क्या बात है। उसने कहा साहब बाहर पुलिस खड़ी है। मैं समझ गया कि जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। पिताजी को जगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ देर बाद वे सैर पर जाने के लिए बाहर निकले तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। पूछा कि क्या बात है। उत्तर मिला कि घर की तलाशी लेनी है। पिताजी ने कहा तलाशी लेनी है या कुछ और भी। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा वीरेंद्र जी को भी ले जाना है। पिछले 3-4 वर्ष में मेरे घर वाले मेरी तलाशियों और गिरफ्तारियों से तंग आ चुके थे। तथ्य तो यह था कि इस अंतिम गिरफ्तारी के लिए मैं कदापि तैयार न था। मेरा अपराध यह था कि मैंने किरण चंद्र दास के भेजे हुए एक व्यक्ति को पनाह दी थी। मुझे यह ज़रूर मालूम था कि वह किस लिए आया है, किंतु मैंने उसकी गतिविधि को अपने आप से संबंधित नहीं किया था। मेरा विश्वास मिट चुका था। न पुलिस मेरी बात मानने को तैयार थी कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, न मेरे घर वाले यह मानने को तैयार थे। मैं दोनों की नज़रों में गुनहगार था, इसलिए दंड से न बच सकता था। पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर को अंदर ले आए। उसने मेरे कमरे की तलाशी ली। मिलना मिलाना तो क्या था, किंतु उसे भी एक नियम पूरा करना था। उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह पैदा हुई कि तलाशी का जो आदेश उसे मिला था उस पर लिखा था तलाशी। यदि वे हमारे घर की तलाशी लेने लगता तो वह 1 सप्ताह में खत्म न होती। मैंने कमरे की तो पूरी तलाशी ली गई। बाद में 2-3 और कमरों का चक्कर काटा। पिताजी ने कमरे के कुछ कागज उठाकर अपना हिसाब पूरा कर लिया। जितनी देर इंस्पेक्टर तलाशी लेता रहा मैं अपना सामान बांधता रहा। 3 महीने बाद मेरी एमए की परीक्षा होनी थी। शायद एमए भी अब जेल में ही पास करना होगा। इसके बाद मोटर में बैठकर इंस्पेक्टर के साथ चल पड़ा और फिर उसी शाही किले में जा पहुंचा जहां 1 वर्ष पूर्व मैं 2 महीने नज़रबंद था। पूरा 1 वर्ष बाद मैं फिर से शाही किले में पहुंच गया। जनवरी 1932 में मुझे भारत रक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार करके 2 महीने के लिए किले में रखा गया था। अब फरवरी 1933 में पुनः उसी कानून के अधीन इसी किले में नज़रबंद कर दिया गया। इस बार अंतर सिर्फ इतना था कि कोठरी दूसरी थी और वास्ता भी एक दूसरे अफसर के साथ पड़ा था। पिछली बार खान बहादुर सैयद अहमद खां के हवाले था। इस बार खान बहादुर न्याज अहमद के हवाले कर दिया गया। वे भी पंजाब सीआईडी के एक उच्च अधिकारी थे, किंतु सैयद अहमद खां अधिक शरीफ और सुलझे हुए थे। दिन में 3-4 बार नमाज भी पढ़ते थे, मारपीट कम करते थे, प्रेम से काम निकलवाने का प्रयास करते थे। मेरी उनसे यह पहली भेंट किंतु 7वीं गिरफ्तारी थी। मनुष्य जीवन में इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता है। जब मैं 1931 में गिरफ्तार हुआ था तो 7 माह के लिए लाहौर सेंट्रल जेल में शाही कैदी के रूप में नज़रबंद रहा था। उस समय मुझे बीए की परीक्षा देनी थी। अब मुझे एमए की परीक्षा देनी थी और परीक्षा के 3 माह पूर्व गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया, किंतु 1931 और 33 में आकाश पाताल का अंतर था। 1931 की जेल में मेरी पुस्तकें मिल गईं, इसलिए किसी तरह की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब मेरा एमए का अंतिम वर्ष था। इस परीक्षा में पास होने के लिए एक थीसिस भी लिखना पड़ता है, जो 100 या 150 पृष्ठ की एक पुस्तक से कम ना होता था। गिरफ्तारी के समय घर से निकलते हुए मैंने कुछ पुस्तकें तो साथ में ले ली थी, किंतु किले में थीसिस लिखने का कोई प्रबंध ना था। इसके लिए तो रिसर्च करनी पड़ती है, कई पुस्तकें देखनी पड़ती हैं, कई पुस्तकालय में जाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर थीसिस तैयार होती है। यदि उसमें कोई पास ना हो तो डिग्री नहीं मिल सकती। शाही किले में पहुंचने के बाद मैंने अपनी कोठरी में अपना सामान सहेजा लिया। खान बहादुर नियाज अहमद मेरे साथ मेरी किताबें देखकर कहने लगे, क्या यहाँ भी कॉलेज लगेगा? मैंने उत्तर दिया, यदि आपकी अनुमति हुई तो लग जाएगा। उन्होंने मुझे एक मेज और एक कुर्सी दे दी। सोने के लिए एक चारपाई भी मिल गई। यदि मेरी कोठरी में ताला ना लगाया जाता तो मैं उसके बाहर बंदूक लिए एक सिपाही ना खड़ा होता तो वह कॉलेज हॉस्टल का कमरा ही होता। वहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना था। खाना 2 समय घर से आ जाता था, शेष समय पढ़ने के लिए गुजर जाता था। 3-4 दिन के बाद शाम के समय खान बहादुर नियाज अहमद मुझे मिलने आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे ईमानदारी से समझते हैं कि मैं इस किले से बाहर जा सकता हूँ। वे कहने लगे, यह तो असंभव है। इसके इतने फाटक हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार अंदर आ जाए तो बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता।
हर फाटक पर पहरेदार खड़ा है। मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे 24 घंटे कोठरी में बंद क्यों रखते हैं। कोठरी का ताला खोल दिया जाए तो मैं किसी समय बाहर भी घूम सकता हूँ। भागने का प्रयास करूँ तो वहाँ खड़ी सिपाही मुझे गोली मार सकता है। खान बहादुर को मेरी बात समझ आ गई और उसने आदेश किया कि मेरी कोठरी को ताला ना लगाया जाए। साथ ही मुझे यह कह दिया कि मैं 200 गज का क्षेत्र में ही घूम सकता हूँ, इससे बाहर जाने का प्रयास ना करूँ। शाही किले में मुझे 1 सप्ताह हो गया था, किंतु यह पता ना चल रहा था कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। एक दिन मैंने खान बहादुर साहब से सीधा प्रश्न कर दिया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। हंसकर कहने लगे, तुम बाहर पढ़ाई नहीं करते थे इसलिए यहाँ ले आए हैं। अब संतोष से बैठकर अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैंने उत्तर दिया, शेष तैयारी तो मैं कर लूँगा, किंतु मेरी थीसिस यदि आप लिख दें तो मेरा काम बन जाए। इस पर वे जोर से हंस पड़े और बोले, बरखुरदार थीसिस लिखने के योग्य होता तो क्या पुलिस की नौकरी ही करनी थी। पुलिस की नौकरी के लिए बहुत अधिक योग्यता की जरूरत नहीं होती, कुछ सूझबूझ की जरूरत होती है, वह मुझ में है। इस पर जब मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है तो वे कहने लगे, तसल्ली रखो, सब मालूम हो जाएगा। यह कहकर वे चले गए। शाही किले में मेरे 15 दिन गुजरे हो गए। शाही किले में मेरे 15 दिन गुजरे होंगे कि एक दिन रात को कोई 8 बजे मैं अपनी कोठरी में बैठा पढ़ रहा था कि लोहे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने वही पुराना यमदूत जैकिंस, जिसका मैं पहले भी कई बार उल्लेख कर चुका हूँ, आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मैं कुछ हैरान भी हुआ और परेशान भी। मेरे पास आकर कहने लगा, हेलो, खूब मज़े में हो। मैंने उसका धन्यवाद किया और उसे बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश की। वह कुर्सी पर बैठ गया और मैं अपनी चारपाई पर। पहले तो वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता रहा, मेरी कुछ पुस्तकें भी उसने उठाकर देखी। फिर कहने लगा, तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए कि हम तुम्हारी परीक्षा से पूर्व तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध कर देते हैं। बाहर रहकर तुम शायद ना बीए पास कर सकते ना एमए। मैंने कहा, जेल में रहकर मैंने बीए तो पास कर लिया, किंतु अब एमए पास करने की कोई आशा नज़र नहीं आ रही। जब उसने इसका कारण पूछा तो मैंने बताया कि एमए की परीक्षा पास होने के लिए एक थीसिस लिखना ज़रूरी है, जो मैं जेल में रहकर नहीं लिख सकता। उसने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। बस इस समय तक वह मजाक में ही मुझसे बातें कर रहा था। हम दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई कटुता ना थी। दोनों आराम से बैठे इधर उधर की गप्पेबाजी में व्यस्त थे कि अकस्मात वह गंभीर हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा, तुम भट्टाचार्य को जानते हो। जब मैंने उत्तर दिया कि कौन भट्टाचार्य, तो उसने कहा कि जिसे तुम लेखराम भी कहते हो और जिसे तुमने अमृतधारा भवन में एक कमरा किराए पर लाकर दिया था। मैं जैकिंस की बातें सुन रहा था और मुझे वहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह जो कुछ कह रहा था वह 16 आना सच था। उसकी बातें सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि वह मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। जैकिंस ने फिर मुझसे कहा कि भट्टाचार्य के विषय में जो कुछ मालूम है उसे बता दूं। जब मैंने दूसरी बार कहा कि मैं भट्टाचार्य को नहीं जानता तो वह कुर्सी से खड़ा हुआ और कहने लगा, आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ हो लिया। वे मुझे किले के तहखाने में ले गए। एक कोठरी का दरवाज़ा खुला तो उसमें वह भट्टाचार्य उर्फ लेखराम पगड़ी पहने बैठा था। मैंने उसे पगड़ी बांधे पहली बार देखा था। उसकी ओर संकेत करते हुए जैकिंस ने मुझसे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो कि वह कौन है। मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया और बहाना यह लगाया कि मेरा कोई मित्र या साथी ऐसा नहीं है जो इस तरह की पगड़ी बांधता हो। मैं नहीं जानता कि यह कौन है। इस पर जैकिंस ने भट्टाचार्य से पूछा कि क्या वह जानता है कि मैं कौन हूँ। जब वह प्रश्न कर रहा था तो मेरा दिल की धड़कनें फ्रंटियर मेल से भी ज़्यादा तेज चल रही थी। मैंने समझ लिया कि अब मरे कि मरे, किंतु सौभाग्य की भट्टाचार्य ने मुझे शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। इसमें संदेह नहीं कि उस समय इस नौजवान ने कमाल की दिलेरी दिखाई। वह पुलिस के कब्जे में था और शाही किले के तहखाने में बंद था। उसे पुलिस जितना मारना चाहती थी मार सकती थी और मार कर दफना भी देती तो किसी को पता न चलता, क्योंकि उसकी कोठरी के निकट कोई पक्षी भी न फटक सकता था। किंतु वह एक ही बात पर डटा रहा और एक ही बात कहता रहा कि वह मुझे नहीं जानता और न इससे पहले मुझे मिला है। उस समय जैकिंस के चेहरे का रंग देखने वाला था। लाल तो वह पहले से ही था, टमाटर का रंग झलक रहा था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं कहा और एक अन्य अधिकारी से मुझे मेरी कोठरी में भेज दिया। वह स्वयं भी वहाँ से वापस चला गया। इसके बाद भट्टाचार्य पर क्या गुजरी वह मुझे नहीं मालूम, किंतु 3-4 दिन के बाद मालूम हुआ कि कलकत्ता के पुलिस के कुछ अधिकारी आए हैं जो मुझे और भट्टाचार्य को वहाँ ले जाना चाहते हैं। इस खबर के साथ जहाँ एमए पास करने की सब आशाएं धूमिल हो गई, वहीं एक लंबी कैद का
लोमहर्षक दृश्य भी सामने दिखाई देने लगा। शाही किले अस्पताल में। शाही किले में रहते 15 दिन बीत गए थे। चेक-इन्स के माध्यम से यह तो मालूम हो गया था कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। एक उड़ती चिड़िया के कानों में यह भी खबर डाली थी कि मुझे और भट्टाचार्य को कलकत्ता ले जाने के लिए बंगाल की पुलिस आई है। भट्टाचार्य को कलकत्ता क्यों ले जाया जा रहा था यह तो समझ सकता था। किरण चंद्र दास की गिरफ्तारी की खबर मैं पहले पढ़ चुका था, इसलिए भट्टाचार्य की गिरफ्तारी और उसे कलकत्ता ले जाने की खबर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। यह बात मेरे लिए आश्चर्यजनक थी कि पुलिस और मेरे भट्टाचार्य के संबंध का कैसे पता चला। विशेषतः उसका लेखराम नाम पुलिस को कैसे मालूम हुआ, यह तो मेरे और भट्टाचार्य के सिवाय किसी को मालूम ना था। ऐसा मालूम होता है कि भट्टाचार्य लाहौर में जिन लोगों से मिलता रहा उनमें से किसी एक ने उसके विषय में पुलिस को सूचना दे दी और गिरफ्तारी के बाद उसने अपना दूसरा नाम बता दिया। जब जेकिंस मुझे उसके सामने लेकर गया उस समय उसने मुझे पहचाना नहीं। वह यही कह देता कि हाँ यह वीरेंद्र है, तो पुलिस का काम आसान हो जाता और मेरा काम तमाम हो जाता। विचारों की इस उधेड़बन में कुछ और दिन बीत गए। जो कुछ हो रहा था उसके कारण अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, क्योंकि सारा भविष्य ही अनिश्चित हो गया था। परीक्षा देने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा था। अब तो यह भी मालूम ना था कि वापस भी जा सकूंगा या नहीं। कलकत्ता जाने का विचार कुछ बेचैन किए हुए था। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक रात खाना खाने के बाद मैं देर रात तक पढ़ता रहा। जब सोया तो थोड़ी देर बाद पेट में ज़बरदस्त दर्द शुरू हुआ, जो धीरे धीरे असहनीय होता गया। रात के समय किले में कोई डॉक्टर ना था और ना बाहर से कोई डॉक्टर आ सकता था। मैंने कोठरी में खड़े सिपाही से कई बार कहा कि वे जाकर किसी को खबर कर दें, किंतु वह वहाँ से जाने को तैयार न हुआ। मेरी सारी रात कराहते हुए गुजर गई। प्रातः खान बहादुर नियाज़ अहमद चक्कर काटते उधर आ निकले। मेरी हालत देखकर उन्हें चिंता हुई। उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा अपेंडिसाइटिस मालूम होता है, किंतु किसी अन्य डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इस पर लाहौर के सिविल सर्जन को सूचना दी गई। उसने कार्यालय से उत्तर दिया कि वे 10 बजे से पहले नहीं मिल सकते। इन दिनों मेरा खाना घर से आया करता था। जब चपरासी खाना लेकर आया तो वह वापस कर दिया गया कि तबीयत ठीक नहीं है। उसने घर पहुंचकर पिताजी को बताया कि खाना वापस कर दिया गया है। उन्होंने खान बहादुर नियाज़ अहमद को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या बात है। वो पुलिस के अफसर होते हुए भी एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने सारी बात बताई। इस पर पिताजी ने पंजाब के गवर्नर को, जेकिंस को और अन्य अधिकारियों को तारें दी कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उनके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाए। लाहौर के सिविल सर्जन उन दिनों एक हिंदुस्तानी कर्नल सोडी हुआ करते थे। पिताजी को उनके साथ भी कुछ जान पहचान थी, किंतु इससे अधिक मित्रता कर्नल दीवान हुकूमत राय के साथ थी, बल्कि उन्हें तो वे अपना भाई समझते थे। कर्नल राय भी वाजीराबाद के थे। वे पिताजी बचपन में इकट्ठे ही खेला करते रहे थे। दोनों के संबंध बहुत गहरे थे। कर्नल राय और कर्नल सोडी को भी बड़ी दोस्ती थी। दोनों की कोठियाँ साथ साथ थीं। पिताजी कर्नल राय के पास गए। उन्होंने सारी बीमारी की कहानी सुनाई। कर्नल राय उसी समय पिताजी के साथ कर्नल सोडी के पास चले गए। वे चूंकि लाहौर के सिविल सर्जन थे, इसलिए साई किले में इलाज उपचार का प्रबंध भी उन्हीं के अधीन था। एक एंग्लो इंडियन डॉक्टर उनका हाथ बांटता था। कर्नल सोडी ने उसे आदेश दिया कि वे तुरंत साई किले चला जाए, मेरी जांच करे और यदि ठीक मुझे अपेंडिसाइटिस है तो तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करे। डॉक्टर 12 बजे के करीब मेरे पास पहुंचा। जांच करने के बाद उसने खान बहादुर नियाज़ अहमद से कहा कि वह मुझे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहता है। हो सकता है ऑपरेशन हो। खान बहादुर ने कहा वह मुझे ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते, इसके लिए पहले गवर्नर की स्वीकृति लेनी पड़ती है। उस डॉक्टर ने सारी बात बताकर कर्नल सोडी से कह दिया। कर्नल सोडी ने उसी समय जेकिंस को फ़ोन किया कि वीरेंद्र को अधिक कष्ट है। यदि फोड़ा पेट में फट गया तो उसे बचाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा वे सरकार को सारी स्थिति से अवगत करा दें। इसके बाद उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। अब सरकार जो चाहे करे। कर्नल सोडी की बातें सुनकर जेकिंस भी डर गया। उसने गृह सचिव से बात की, पुलिस के सीआईडी से मशवरा किया और 4 बजे के लगभग मुझे एक एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। जिस कमरे में मुझे रखा गया उसके बाहर पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था। उसके बरामदे में किसी को आने जाने की अनुमति न थी। इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीय डॉक्टरों ने
मेरे मन में बड़ी सहानुभूति पैदा हो गई। मेरी आयु भी उस समय अधिक ना थी, 22-23 वर्ष का ही था, इसलिए वे हर प्रकार से मेरी सहायता करना चाहते थे। हालत ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन किया जाए, ना इसे कहीं इधर उधर ही ले जाया जा सकता है। कुछ दिन पूर्ण विराम की ज़रूरत है। जब उसके पेट के फोड़े के आसपास जो सूजन आ गई है वह दूर होगी तब ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों की इस रिपोर्ट ने पुलिस के लिए कठिनाई पैदा कर दी। वह तो मुझे कलकत्ता भेजना चाहती थी। अब हालत यह थी कि सरकार अस्पताल के डॉक्टर कह रहे थे कि यदि इसे हिलाया गया तो उसके प्राणों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इन हालात में कलकत्ता में जो पुलिस अफसर आए थे उनमें और पंजाब के अफसरों के बीच एक बैठक हुई। मेरे विरुद्ध उनके पास केवल एक ही आरोप था कि मैंने भट्टाचार्य को पनाह दी और उसके रहने के लिए एक मकान का प्रबंध किया। उसके अतिरिक्त वे और कुछ भी पेश न कर सकते थे। इसलिए फैसला हुआ कि मुझे कलकत्ता ले जाने का ख्याल छोड़ दिया जाए। मेयो अस्पताल में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया। एक दिन जैकिन साहब वहाँ आ टपके मेरी कुर्सी पर बैठकर कहने लगे, तुम बहुत चालाक निकले। जब मैंने उनसे पूछा कैसे, तो उसने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम फिर बच निकले। फिर उसने मुझे एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूल सका और आयु भर ना भूल सकूँगा। उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे पिता मिले हैं। उसका कहना 100% ठीक ही था। मेरी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पिताजी मुझसे नाराज़ रहते थे, क्योंकि सबसे अधिक भागदौड़ उन्हें ही करनी पड़ती थी। किंतु जब मुझ पर कोई संकट आता तो वे भूल जाते। उन्हीं की कृपा से मैं एक के बाद एक दूसरे संकट से बचकर निकलता रहा था। 10 मिनट बात करने के बाद मैं जैकिंस ने एक टाइप किया हुआ कागज़ मेरे हाथों में दे दिया। यह मेरी रिहाई का आदेश था, किंतु साथ ही मुझे लाहौर की सीमा में नज़रबंद कर दिया गया था। जैकिंस की अनुमति के बिना मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। यह भी आदेश था कि मैं सोमवार को जैकिंस के कार्यालय में जाकर उपस्थिति दिया करूं। इस तरह रिहा तो मैं हो गया, किंतु पाबंदियों के साथ। इस रिहाई के साथ मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में यह मेरी 7वीं किंतु अंतिम गिरफ्तारी थी। मेरे जीवन का नया मोड़। 1933 में मेरे जीवन का एक नया मोड़ था। मैंने एमए की परीक्षा भी पास कर ली। आज उस काल की ओर मुड़कर देखता हूँ तो कई बार अपने भाग्य पर गर्व करता हूँ। बीए की परीक्षा जेल में दी और पास हो गया। एमए की परीक्षा से 3 मास पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु फिर भी मैं पास हो गया। इसमें ना मेरी कुछ योग्यता थी, ना परिश्रम, परंतु उस ईश्वर की कृपा अवश्य थी, जिसके कारण मुझे हर मुसीबत से मुक्ति मिलती रही। और आज अपने अतीत की ओर जब देखता हूँ तो स्वतः जुबान पर आ जाता है, किश्तियाँ उनकी भी साहिल पर पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। मेरे जीवन की नैया का कोई खवैया ना था, यह स्वतः चल रही थी और कई बार मुझे भी पता ना चलता था कि अंत में वह किस किनारे पर जाकर लगेगी। और व्यक्ति जिसे बीए की परीक्षा में 2 मास पूर्व जेल में बंद कर दिया गया हो और समय पड़ने पर जिसे ठीक मार्ग दिखाने वाला कोई ना हो, कभी यह आशा नहीं कर सकता कि वह कभी परीक्षा में पास होकर निकल सकेगा। परंतु कोई ना कोई शक्ति तो थी जो मेरी नाव को इस मझधार में से निकाल कर ले गई और कुशल पूर्वक उसे किनारे लगा दिया। मेरी इससे बड़ी परीक्षा उस समय हुई जब मैं एमए की परीक्षा सर पर थी और मुझे गिरफ्तार करके शाही किले में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। सरकार ने मुझे किले में बंद कर दिया था, परंतु इस सरकार से भी बड़ी सरकार मुझे इस किले से निकाल कर ले आई। अंततः इस योग्य बना दिया गया कि मैं एमए की परीक्षा में बैठ सकूं। नदी की लहरों की तरह मैं इधर उधर थपेड़े खाता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। एमए की परीक्षा पास करके अपनी शिक्षा समाप्त करके यह कहता हुआ कॉलेज से निकल आया, अंजाम कार मुझको यूं मिल गया किनारा, एक मौज ने डुबोया एक मौज ने उबारा। परंतु जीवन का एक और दौर समाप्त हुआ था और दूसरा दौर शुरू हो गया था। एक मंजिल तय कर ली थी, अब दूसरी मंजिल शुरू हो रही थी। पहली मंजिल तो शीघ्र तय हो गई। 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा पास करके कॉलेज से निकल कर आ गया था, परंतु अब दूसरी मंजिल कहाँ तक चलेगी इसका कोई अनुमान ना था। इससे भी अधिक कठिनाई यह थी कि यह मालूम ना था कि अब जाना किधर है।
जब तक कॉलेज में थे एक लक्ष्य सामने था, एमए की परीक्षा पास करने का। किसी न किसी तरह वह लक्ष्य पूरा हो गया था, परंतु अगला कोई लक्ष्य न बन रहा था और कई बार यह विचार आता कि शायद अंत में मेरी हालत भी यही हो। जौक इस बहरे फना में किश्तियां उमर रवा, जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया। जीवन एक वास्तविक संघर्ष तो तब शुरू हुआ था जब तक कॉलेज में रहा। घर से फीस मिल जाती थी, दैनिक व्यय के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था, कभी किसी तरह की कठिनाई पैदा न हुई थी। परंतु अब निर्णय करना था कि आगे क्या करूं। किसी कार्यालय में मुझे नौकरी कौन दे सकता था? जो व्यक्ति चौथे दिन गिरफ्तार हो जाता है और समय समय पर पुलिस जिसकी तलाशी रहती हो, उसे अपने दफ्तर में या किसी कारोबार में नौकर रखने के लिए कौन मुसीबत खड़ी करेगा? वास्तविकता तो यह थी कि मुझे भी किसी की नौकरी करने का शौक न था। पिताजी की इच्छा यह थी कि समाचार पत्र में काम करूं। उनकी कृपा से उस समय प्रताप की ख्याति सारे देश में फैल गई थी और पंजाब का यह चोटी का पत्र था। पिताजी के कंधों पर दो जिम्मेदारियां थीं, एक प्रताप की और दूसरी आर्य समाज की। उनके सौभाग्य से उन्हें कोई ना कोई ऐसी साथी मिलता रहा जो उनके बोझ हल्का कर देता। फिर भी उनकी यही इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं, ताकि किसी और के भरोसे प्रताप को छोड़ने की बजाय वे धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डालते जाएं और स्वयं इस दायित्व से मुक्ति होते जाएं। परंतु मेरी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उस समय तक मुझे उर्दू बिल्कुल ना आती थी। मैंने जेल में उर्दू पढ़नी शुरू की थी, परंतु अभी तक यह पहला कायदा भी खत्म ना कर सका था। इसके सहारे मैं उर्दू के दैनिक पत्र का दायित्व कैसे संभाल सकता था? पिताजी ने मेरी उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी और कहा कि जब तक मैं इस योग्य नहीं हो जाता कि उर्दू पढ़ सकूं, उस समय तक प्रताप के प्रबंध विभाग को संभालूं। उसमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी से भी काम चल जाता था। उन दिनों प्रताप में एक विशेष कवि हुआ करते थे, मौलाना वक्कार अम्बालवी। ये दफ्तर में ही काम करते थे, प्रतिदिन प्रताप के लिए कविता लिखते थे। बहुत बढ़िया कवि थे, मुसलमान तो थे परंतु धर्मांध ना थे। धार्मिक मामलों में उदार और राष्ट्रवादी थे। वे मेरे गुरु बन गए और उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ानी शुरू कर दी। उन दिनों प्रताप और लाहौर के मुस्लिम अखबारों, विशेषकर जमींदार और इनकलाब के मध्य लगभग हर रोज ही कोई ना कोई बहस शुरू होती रहती थी। कई बार धार्मिक मामलों पर भी बहस छिड़ जाती। मौलाना वक़ार पिताजी को कई तरह के सुझाव दिया करते थे। उनके आधार पर पिताजी मुस्लिम अखबारों की बात का उत्तर देते। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि प्रताप मुसलमानों में भी लोकप्रिय हो गया। पिताजी से मतभेद रखने वाले भी उनका लेख पढ़ते थे। लोग समझते थे कि उन जैसा लिखारी पंजाब में कोई और नहीं है। जनता को अखबार में प्रकाशित एक एक शब्द पर विश्वास होता है। इस दृष्टि से यह एक पत्रकार जनता की अंतरात्मा का रक्षक होता है। उसे किसी भी स्थिति में इससे बेवफाई नहीं करनी चाहिए, भले ही उसे कितना बड़ा मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। अंत में इस प्रार्थना के साथ मैंने लेखनी संभाली, किसी दुनिया के बंदे को अगर शौक हुकूमत हो तो मेरा शौक दुनिया में फनत इंसान की खिदमत हो। गांधी जी का एक पत्र। जब मैंने पत्रकारिता में पग रखा तो उस समय हमारे दो समाचार पत्र निकला करते थे, साप्ताहिक प्रकाश और दैनिक प्रताप। प्रकाश अधिकतर आर्य समाज के प्रचार के लिए था। इसके दिवाली के अवसर पर इसका ऋषि अंक निकला करता था। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रताप का वार्षिक अंक कृष्ण अंक के नाम से प्रकाशित होता था। उस समय पत्रकारिता का स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था। अच्छे अच्छे लिखने वाले मिल जाया करते थे। हम भी इन दो विशेष संस्करणों पर बड़ा परिश्रम किया करते थे। कृष्ण अंक के लिए प्रतिवर्ष एक विशेष चित्र लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार अल्लाह बख्श से बनवाया करते थे। अल्लाह बख्श भगवान कृष्ण का चित्र बनाने में विशेषता प्राप्त कर चुके थे। वे कृष्ण महाराज के इतने भक्त थे कि उन्होंने मांस खाना भी छोड़ दिया था। उनके घर में सदैव 2-3 गायें बंधी रहती थी। वे स्वयं अपने हाथों से उन्हें चारा देते थे। मैं जब कभी उनसे चित्र बनवाने जाता तो वे मुझे अपनी गायें दिखाते और बताते कि उन्हें देखकर मेरे दिल में कृष्ण महाराज की मूर्ति बन जाती है। उसे पता था कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर हम उनसे प्रतिवर्ष चित्र बनवाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी आने से 2-3 मास पूर्व ही वह उसकी तैयारियां शुरू कर देते थे
उसकी ख्याति इस प्रकार दूर दूर तक फैली हुई थी कि कई राजे महाराजे उससे 5-5 और 10-10 हजार रुपए में एक दो चित्र खरीदते थे। लेकिन कृष्ण की तस्वीर से वह कभी अधिक पैसे ना लेते। 40-45 वर्ष पुरानी बनाई हुई उसकी तस्वीरें आज भी मेरे पास मौजूद हैं और लगती हैं कि जैसे कल ही किसी ने बनाई हैं। कृष्ण अंक और ऋषि अंक दोनों के लिए हम विशेष तैयारी किया करते थे। उन दिनों कागज इतना महंगा ना होता था जितना आज है, इसलिए कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 प्रश्नों का यह अंक होता था। इनके लिए विशेष लेख लिखवाए जाते, अन्य देशों में बड़े बड़े नेताओं से संदेश मंगवाए जाते थे। जब मैंने प्रताप और प्रकाश में रुचि लेनी शुरू की तो पहली बार प्रकाश का अंक तैयार करना पड़ गया। उर्दू या हिंदी के लेखकों से मेरी अधिक परिचय न था। पिताजी ने जिन लोगों को पत्र लिखने दिए थे उनके लेख आने लग गए। मैं भी अपनी कुछ कारगुजारी दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को पत्र लिख दिए। उनके साथ मेरी जान पहचान भी कुछ अधिक ना थी, लेकिन उस समय कांग्रेसी नेताओं का स्तर बड़ा ऊंचा होता था। उनमें से एक श्री के.एन. मुंशी जैसे उच्च कोटि के लेखक थे। श्री राजगोपालाचार्य के मुकाबले का उस समय कोई लेखक न उस समय देश में था न आज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की गणना अंग्रेजी के उच्च कोटि के लेखकों में होती है, अर्थात उस समय एक से बढ़कर एक लेख लिखने वाले मिल जाते थे। मैंने भी भाग्य परखने के लिए कुछ पत्र लिख दिए। मैंने एक पत्र गांधी जी को भी लिख दिया। उन दिनों यरवदा जेल में थे। मुझे आशा तो ना थी कि मेरा पत्र उन तक पहुंचेगा और उनका उत्तर भी आएगा, लेकिन मेरी प्रसन्नता और आश्चर्य की उस समय कोई सीमा न रही जब एक दिन उनके हाथ का लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड आ गया। पाठकगण, मेरी दशा उस दिन एक युवक जैसी थी जिसे अपनी नौकरी का पहला वेतन मिला हो। जिस प्रकार वे उसे देख देख कर फूला नहीं समाता, उसी प्रकार मैं भी इस पत्र को देखकर फूला नहीं समा रहा था। महात्मा गांधी की ख्याति उस समय सारे संसार में फैल चुकी थी और हमारे देश में तो उनकी पूजा होती थी। ऐसा महान पुरुष का पत्र मेरे जैसे तुच्छ नौजवान को आ जाए, वह भी जेल से, और मैं अपने ही हाथ से लिखा हुआ, तो उससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। मैंने उसे न जाने कितने लोगों को दिखाया होगा। 5 अक्टूबर 1932 को यरवदा जेल में लिखे हुए पत्र में उन्होंने लिखा था, स्वामी दयानंद की स्मृति सदैव जीवित रखने के लिए मेरी राय में आर्य समाजियों के लिए इससे बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता कि वे हरिजन उद्धार आंदोलन में अपनी सारी ताकत लगाते हैं। गांधी जी ने उन दिनों हरिजनों की हालत को बेहतर बनाने के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था। यह पत्र लिखने से कुछ ही दिन पूर्व यदि 26 सितंबर 1932 को उन्होंने अपना वह ऐतिहासिक व्रत समाप्त किया था जो ब्रिटिश सरकार की इस योजना के विरुद्ध था, जिसके माध्यम से वह हरिजनों को हिंदुओं से अलग करना चाहती थी। यह व्रत उस समय समाप्त हुआ जब यरवदा पैक्ट के नाम से उनका अम्बेडकर से समझौता हो गया था। इन हालात में गांधी जी ने अपने पत्र में यह लिखा था, वह हालत के अनुसार ठीक था। इसके अतिरिक्त वे आर्य समाजियों को याद दिलाना चाहते थे कि उनके आचार्य महर्षि अदानंद ने भी देश की पिछड़ी जातियों को सामाजिक दास्तान से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई थी। जो कुछ मैंने लिखा है उसका संबंध आज से 45 वर्ष पहले की घटनाओं में से है। उस समय के पत्रकार जीवन और आज के पत्रकार जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। गांधी जी को अंग्रेज अपना सबसे बड़ा विरोधी समझते थे और गांधी जी भी खुले रूप में कहते थे कि वे अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करना अपना धर्म समझते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु गांधी जी ने कहा कि विद्रोह करना उनका धर्म है। अंग्रेज सरकार को उन्होंने शैतान सरकार की संज्ञा दी थी, किंतु जब अंग्रेज ने गांधी जी को जेल में डाल दिया तो उनके साथ वही व्यवहार किया जो एक सुसभ्य सरकार को अपने कैदियों के साथ करना चाहिए। जेल में लिखे गांधी जी के पत्र समाचार पत्रों में छप सकते थे। इससे बड़ी सुविधा उन्हें और क्या मिल सकती थी। भारत को गांधी जी की सबसे बड़ी देन। प्रकाश के ऋषि संस्करण के लिए महात्मा गांधी ने मुझे तो पत्र लिखा था, वह मैं पाठकों को बता चुका हूँ। प्रकाश के ऋषि अंक के अतिरिक्त हम उन दिनों प्रताप का कृष्ण संस्करण भी प्रकाशित किया करते थे। ऋषि संस्करण दिवाली और कृष्ण संस्करण जन्माष्टमी पर। इन दोनों के लिए विशेष लेख प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। जिस दिन मैंने ऋषि संस्करण के लिए गांधी जी का पत्र लिखा, उसी तरह कृष्ण संस्करण के लिए राजगोपालाचार्य को लिखा।
सौभाग्यवश दोनों के उत्तर आ गए। गांधी जी का उत्तर इससे पहले प्रकाशित कर चुका था और राजा जी को नीचे दे रहा हूँ। श्री राजगोपालाचार्य के लोग प्यार से राजा जी कहते थे और सारी उम्र वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे। राजा जी का पत्र इस प्रकार था। प्रताप के कृष्ण अंक के पाठकों को श्री कृष्ण की यह बात याद रखनी चाहिए। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजमाह्यहम्। मम वर्तमनुवर्तान्ते मनुष्यः पार्थ शर्वः। गीता भाग 4 श्लोक 11। ये यप्यन्ते देवता भक्ति यजन्ते श्रद्धान्विता यद्यपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम्। गीता 9 श्लोक 2। गांधी जी और राजा जी, इन दो नेताओं का उस समय हमारे देश की राजनीति में विशेष स्थान था। दोनों राजनैतिक नेता थे, किंतु दोनों का आधार धर्म था। गांधी जी प्राय सायं प्रार्थना करते थे। इसमें संदेह नहीं कि उसमें गीता और उपनिषद के अतिरिक्त कुरान की आयतें भी पढ़ी जाती थी, किंतु ये सब कुछ धर्म कर्म के विश्वास के कारण। धर्म क्या है, इसकी व्याख्या के विषय में तो मतभेद हो सकता है, किंतु गांधी जी किसी ऐसी राजनीति के निकट जाने तक को तैयार न थे जो उनके धर्म के तराजू पर पूरी न उतरती हो। श्री राजगोपालाचार्य उस दृष्टिकोण से धर्म को ना दिखते थे, किंतु वे भी धर्म में उतना ही विश्वास रखते थे जितना गांधी जी। धर्म के विषय में स्वाध्याय निश्चय ही गांधी जी से अधिक था। वे संस्कृत के भी विद्वान थे। उन्होंने उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और हमारे कई दूसरे धर्म ग्रंथ पढ़े थे। उन पर पुस्तकें भी लिखी थीं। हमारे देश के इतिहास में जिसे हम गांधी युग कहते हैं, उसकी एक विशेषता यह है कि धर्म में वैसी घृणा नहीं की जाती थी जैसी आज की जाती है। धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर रखा जाता था। यही कारण था कि बड़े बड़े नेता अपने धर्म पर स्थिर रहते हुए भी सांप्रदायिकता से दूर रहते थे। आज धर्म और सांप्रदायिकता को आपस में मिलाने का प्रयास किया जाता है। सांप्रदायिकता की निंदा करते हुए लोग धर्म की आलोचना करने लगते हैं। गांधी, गोपालाचार्य, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल सरीखे नेताओं का वह युग था जब इकबाल के शब्दों में हम कहा करते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी के इस कार्य के प्रति आलोचना करने वालों की भी कमी न थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी के धर्म के प्रति इतनी आस्था कभी भी समझ में नहीं आई। इससे अधिक उन्हें यह कदापि पसंद न था कि गांधी जी कई बार राजनीतिक समस्याओं को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। उन्होंने गांधी जी के साथ पत्र व्यवहार में इसका उल्लेख भी किया था, किंतु वे सार्वजनिक रूप से गांधी जी का विरोध करने को तैयार न थे। वे सदा यही कह देते थे कि उनका पालन पोषण पश्चिमी वातावरण में हुआ, इसलिए शायद वे इन बातों को समझ नहीं सकते, किंतु कई बार वे गांधी जी के दृष्टिकोण और उनकी कार्य पद्धति से दुखी भी रहते थे। किसी समय मौलाना आज़ाद उर्दू के अल हिलाल साप्ताहिक पत्र भी लिखते थे। उनकी लिखाई और छपाई में इतने सावधान रहते कि देश के ओर छोर से वे अपने पत्र के लिए कातिब ढूंढ कर लाते, किंतु अपने पत्र में वे इस निडरता से लिखते कि सरकार के लिए उसे सहन करना कठिन हो गया। अंततः यह बंद कर दिया गया। मौलाना भी उत्तरोत्तर राजनीति में व्यस्त होते गए, इसलिए यह पत्र फिर न निकल सका। मेरा यह सब कुछ लिखने का अभिप्राय केवल यह बताना है कि गांधी जी के अपने इर्द जो साथी जमा कर रखे थे, इसलिए नहीं है कि वे उनकी चापलूसी कर सकते थे या आंखें बंद करके गांधी जी के पीछे चल सकते थे, वरन इसलिए कि उनमें प्रत्येक अपनी जगह किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ समझा जाता था। सबके सब उच्च कोटि के सुनिश्चित और बुद्धिजीवी थे। कई बार गांधी जी से उनके मतभेद पैदा हो जाते। वे पंडित नेहरू को भी कई बार हुआ था, किंतु वे लोग अपने मतभेद सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते थे। अंदर बैठकर हर प्रश्न पर बहस कर लेते, किंतु दुनिया के सामने गांधी जी उनके नेता थे, शेष सब उनके शिष्य अनुयायी। यह क्रम गांधी जी की मौत के समय तक चलता रहा। मेरी राय में यह गांधी जी का कमाल था कि वे अपने गिर्द अपने समय के सर्वोत्तम मस्तिष्क एकत्र करने में सफल हो गए। अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, जिन हालातों में गए और हमारे लिए जो समस्याएं छोड़ गए, वे किसी से छिपी नहीं हैं।
इसके बावजूद हमारी नैया उस मझधार में से निकल आई जिसमें वह फंस गई थी, वह उन नेताओं के कारण जिनके हाथ में उस समय सत्ता की बागडोर दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचार्य, मौलाना आज़ाद, ये सब गांधी जी की ही देन थे। वे तो जो कुछ भी थे गांधी जी के बनाए हुए थे। यह नवंबर 1935 की घटना है। मुझे अपने समाचार पत्र में काम करते हुए 2 वर्ष हो गए थे। इस काम की जानकारी भी होती जा रही है कि मेरा यह प्रयास हुआ कि अधिकाधिक लोगों से अपना संपर्क पैदा करूं, जो एक सफल पत्रकार के लिए ज़रूरी है। पत्रकार प्राय वहां भी पहुंच जाते जहां कोई और नहीं पहुंचता। वे इन लोगों से भी संबंध पैदा कर लेते जिनके साथ उनका कोई वास्ता नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय तक मेरा कोई परिचय न था। एक दिन मैंने इलाहाबाद से निकलने वाली हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती उठाई। उसमें श्री भाई परमानंद का एक लेख कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक नीति पर प्रकाशित हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आलोचना की गई थी। यह लेख पढ़कर मुझे ख्याल आया कि उन्हें इसे पंडित जी को भेज दूं और इनसे कहूं कि यदि वह इसका जवाब देना चाहें तो हम उसे प्रताप में प्रकाशित कर देंगे। इसका लाभ यह तो होगा कि पंडित जी के साथ संपर्क पैदा हो जाएगा। दूसरा यह है कि यदि उन्होंने इसका उत्तर लिखकर भेज दिया तो प्रताप पहला पत्र होगा जो उनका उत्तर प्रकाशित करेगा, और वह भी जर्मनी से लिखा हुआ। मैं इस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए अपरिचित था, न उनमें कभी मिला था, न पत्र व्यवहार किया था। जब वे लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करने आए थे उस समय मैं जेल में था, इसलिए वे मुझे नहीं जानते थे, किंतु उन्होंने अपनी उच्च नैतिकता का प्रमाण देते हुए मेरे पत्र का उत्तर दिया। जो कुछ उन्होंने लिखा था उसमें कोई विशेष बात न थी, क्योंकि वास्तविक समस्या पर उन्होंने उस समय अपने विचार प्रकट न किए थे, किंतु मेरे लिए उनका यह पहला पत्र ही बहुत कुछ था। पंडित नेहरू की ख्याति उस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी से उनके देशवासियों को चिंता पैदा हो रही थी, इसलिए पंडित जी की ओर से आया हुआ कोई पत्र लोगों का ध्यान केंद्र बन सकता था। इसे प्रकाशित करने के लिए खतरा ज़रूर था कि उस समय के अंग्रेज़ सरकार हमारे पत्र से बिगड़ जाती, किंतु वह तो पहले ही बिगड़ी हुई थी। जिस पत्र के साथ मेरा संबंध हो, सरकार उसे कैसे क्षमा कर सकती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र प्राप्त हुआ तो मैंने उसे प्रकाशित कर दिया। आज उसे 41 वर्ष के बाद पुनः प्रकाशित कर रहा हूँ। पंडित जी ने लिखा था, प्यारे श्री वीरेंद्र, मुझे आपका 29 अक्टूबर का पत्र मिल गया। मेरे भाई परमानंद का वह लेख बड़ी रुचि से पढ़ा है जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ है। मैं उसके उत्तर में अवश्य कुछ लिखना चाहूँगा, लेकिन इस समय नहीं। कुछ अन्य व्यवस्थाओं के कारण इस समय कुछ लिखना मेरे लिए असंभव है। जब मुझे लिखने का अवसर मिलेगा तो मैं देख लूँगा कि उसकी एक प्रति आपको भेजने की व्यवस्था करती जाए। मेरी पत्नी की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि वे आगे से कुछ अच्छी हैं, लेकिन कई बार हालत फिर बिगड़ जाती है। आपका जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र मुझे मिलने पर उस समय जितनी प्रसन्नता हुई मैं आज उसका उल्लेख नहीं कर सकता। एक तो यह पहला पत्र था जो पंडित जी ने जर्मनी से लिखा हुआ समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। इस प्रकार प्रताप उस समय का भी सब पंजाब के सभी समाचार पत्रों से आगे निकल गया था। दूसरा, इस पत्र द्वारा मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संपर्क कायम करने का एक अवसर मिल गया था। आज मेरे पास उनके लिखे हुए 10-15 पत्र हैं। इनमें कुछ एक राजनीतिक महत्व अधिक हैं, क्योंकि उन्हें पढ़कर पंजाब की समस्याएं और विशेषकर पंजाबी प्रदेश के संबंध में उनके क्या विचार थे और वे क्यों इसके विरुद्ध थे, इसका अनुमान हो सकता है। पंडित जी के पत्र के उत्तर में मैंने उन्हें एक और पत्र लिखा था, लेकिन इससे पहले कि वे उत्तर देते वे अपने देश के लिए रवाना हो चुके थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू का देहांत हो गया था। पंडित नेहरू एक बार पुनः कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। जिस दिन पंडित जी अपनी पत्नी की अस्थियां लेकर इलाहाबाद पहुंचे तो प्रताप के विशेष शायर वकार अम्बालवी ने पंडित नेहरू से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा था, सिर पे है कांटों का ताज और हाथ में कमला के फूल। कांटों के ताज से अभिप्राय कांग्रेस की अध्यक्षता का ताज था और उनके हाथों में कमला की अस्थियां थीं। यह दूसरी बार था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहले 1929 में वे लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अब कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था।
श्रीमती कमला नेहरू के निधन के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिल बहुत बुझा हुआ था। वे अपने पर कोई नया दायित्व लेने को तैयार न थे। जिन दिनों वे जर्मनी में थे, उन्हें वहीं पता चल गया था कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने अपने साथियों को लिख भेजा कि वे कमला की इस दशा को छोड़कर जाना ना चाहेंगे, इसलिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष ना चुना जाए। जब श्रीमती कमला नेहरू को इस पत्र का पता चला तो उन्होंने स्वयं ही पंडित जी को अपने पास बुलाकर कहा, यदि उनके देशवासियों को उनकी सेवा की आवश्यकता है तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन वे अपने दिल से ना चाहती थी कि पंडित जी उन्हें छोड़कर जाएं और न पंडित जी उन्हें इस हालत में छोड़कर जाना चाहते थे। अंत में पत्नी ने अपने पति का मार्ग को स्वयं ही साफ कर दिया। 28 फरवरी को श्रीमती कमला नेहरू ने प्राण त्याग दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए वापस लौट आए। पंडित जी से मेरी मुलाकात। 1936 में पंजाब में कांग्रेस काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। अकाली भी उसका विरोध कर रहे थे, हिंदू सभा भी और मुस्लिम लीग भी, परंतु उसकी सबसे बड़ी टक्कर यूनियनिस्ट पार्टी से थी। यह बड़े बड़े जमींदारों और साहूकारों की पार्टी थी। सर फजल हुसैन, सर सिकंदर हयात, सर सुरेंद्र सिंह मजीदा और चौधरी छोटू राम, जो बाद में सर बना दिए गए, इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ये सब के सब अंग्रेज़ों के वफादार थे। कांग्रेस अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी शत्रु थी। इसलिए पंजाब में असली टक्कर कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी में होने वाली थी। यूनियनिस्ट पार्टी के पास धन भी था और सरकार का संरक्षण। यद्यपि उस समय सरकार चुनाव में सीधा हस्तक्षेप ना करती थी और ना इतना धन ही चलता था जितना आज चलता है, फिर भी कोई पार्टी बिना धन के चुनाव नहीं लड़ सकती थी। इस दृष्टि से यूनियनिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी था। इन परिस्थितियों में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंजाब आने का निमंत्रण दिया जाए और मुझे कहा गया कि मैं इलाहाबाद जाकर उनसे प्रार्थना करूं कि वे पंजाब का दौरा करें। मेरा पंडित जी से कोई परिचय न था। इससे पूर्व मैं उन्हें ना मिला था, परंतु पंजाब कांग्रेस के नेताओं में से कोई इलाहाबाद जाने को तैयार न था, इसलिए मुझे वहां भेज दिया गया। मैं इलाहाबाद पहुंचा, स्टेशन पर सामान रखा और एक टांगे पर बैठकर आनंद भवन पहुंच गया। पहले मुझे पंडित जी के सचिव श्री उपाध्याय जी मिले। पूछने लगे, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। जब मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका तो कहने लगे कि पंडित जी से अगले 1.5 महीने तक कार्यक्रम बन चुका है। उन्होंने सारे देश का दौरा करना है, इसलिए इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे उनसे मिलवा दें, मैं कम से कम उनसे प्रार्थना तो कर लूं, जिससे वापस जाकर कह सकूं कि मैंने बड़ा प्रयास किया, परंतु वे ना माने। श्री उपाध्याय पंडित जी से मेरी भेंट करवाने हेतु तैयार नहीं हुए और यही कहते रहे कि उनका कार्यक्रम बन चुका है, अब आप उनका समय नष्ट क्यों करते हैं। अंत में मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम मुझे उनके दर्शन तो कर लेने दें। पंजाब जाने के बारे में उनसे कोई बात ना करूँगा। इस पर उपाध्याय जी मान गए और मुझे 3 बजे के बाद आने के लिए कहकर ऊपर चले गए। मैं 3 बजे फिर वहाँ जा धमका। श्री उपाध्याय जी मुझे पंडित जी के पास ले गए। वे ऊपर की मंजिल पर बरामदे में बैठे कुछ लिख रहे थे। पास कुछ पुस्तकें और एक टाइपराइटर पड़ा था। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और फिर 2-4 मिनट बाद पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या काम है। मैंने अपना परिचय कराते हुए बताया कि मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था जब वे जर्मनी में कमला जी की बीमारी के दिनों में वहाँ गए हुए थे। इसका उत्तर भी मिला था। इस पर हमारा वार्ता का कार्यक्रम शुरू हो गया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं लाहौर से आया हूँ तो वे मुझसे पंजाब की स्थिति के बारे में पूछते रहे और कुछ देर बाद बोले, परंतु आप आए क्यों हैं। मैंने उन्हें अपने आगमन का उद्देश्य बताया। सब कुछ सुनकर पंडित जी ने एक शब्द में उत्तर दिया, असंभव। जब मैंने उनसे कहा कि पंजाब की राजनीतिक महत्ता को वे दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते, तो वे कहने लगे कि पंजाब ऐसा राज्य है जहां मैं एक मास भी लगा दूं तो भी कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत कुछ राज्यों में ऐसे हैं जहां 2-4 दिन में स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। क्यों ना मैं उन राज्यों में जाऊं जहां कल कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाने की संभावना हो सकती है। पंजाब में तो कांग्रेस कभी भी मंत्रिमंडल ना बना सकेगी। ऐसी स्थिति में वहां जाकर अपना समय क्यों नष्ट करूं। जब मैंने देखा कि किसी भी तरह काम नहीं बन रहा तो मैंने उनसे कहा कि जो कुछ पंजाब में होता है
उसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है, विशेषकर सीमा प्रांत पर। यह बात पंडित जी को पसंद आई। सीमा प्रांत में खान बहादुर गफ्फार और उनका भाई डॉक्टर खान साहब जो संघर्ष कर रहे थे, पंडित जी के मन मस्तिष्क पर उनका गहरा प्रभाव था। वे सीमा प्रांत दौरा तो न कर सकते थे, परंतु उन्हें यह ध्यान अवश्य आया कि पंजाब के दौरे का सीमा प्रांत पर प्रभाव पड़ सकता है। पंजाब के समाचार पत्र सीमा प्रांत में भारी संख्या में जाते थे, इसलिए वे मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने उपाध्याय को बुलाया और कहा कि उनका जो कार्यक्रम बनाया गया है उसे लेकर आएं। जब उपाध्याय जी कागज़ लेकर आए तो उसे देखकर पंडित जी कहने लगे, 2 दिन दे सकता हूँ, परंतु क्या आप लोग विमान का प्रबंध कर सकेंगे? मैंने कहा, हो सका तो अवश्य करेंगे। इस पर पंडित जी ने कहा, आप वापस जाकर पता करें, यदि विमान का प्रबंध हो सके तो मुझे तार द्वारा सूचना दे दें, मैं 2 दिन का कार्यक्रम बना लूँगा। इलाहाबाद से वापस लौटते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हिमालय की चोटी पर विजय प्राप्त करके लौट रहा हूँ। पंडित नेहरू की ख्याति उस समय चरम सीमा पर थी। उस समय तो ऐसा लगता था कि गांधी जी का सूर्य अस्त हो रहा है और पंडित नेहरू का उदय हो रहा है। इलाहाबाद में भेंट के 2 लाभ हुए। एक तो पंडित जी से परिचय हो गया, दूसरा उन्हें पंजाब के दौरे के लिए तैयार कर लिया। इस समाचार से कि वे आ रहे हैं, सारे पंजाब में हर्ष की लहर दौड़ गई और हम उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। लाहौर पहुंचकर सबसे पहला काम जो मैंने किया था वह विमान के बारे में पता करा। उन दिनों विमान प्राइवेट कंपनियों के पास हुआ करते थे। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और मैं एक कंपनी के पास गए, उनसे 2 दिन के लिए विमान किराए पर लेने की बात की। उन दिनों विमान भी छोटे हुआ करते, फिर भी रेल और विमान के किराए में बहुत अंतर था, परंतु हमारे लिए कोई चारा न था। उनके पास इतना समय न था कि वे 2 दिन से अधिक हमें दे सके। विमान कंपनी से किराया तय करने के बाद हमने पंडित जी को तार दे दिया और दूसरे दिन उनका उत्तर भी आ गया कि वे आ रहे हैं। यह प्रथम अवसर था कि चुनाव में विमान का प्रयोग किया गया। इसके कारण चुनाव का महत्व और अधिक बढ़ गया। कांग्रेस के मुकाबले में प्रांतीय पार्टियां तो कई थी, परंतु कोई मजबूत अखिल पार्टी न थी। पंडित नेहरू जिस ढंग से अपना चुनाव अभियान चला रहे थे उसका पहले ही लोगों पर प्रभाव था। विमान में आने के कारण लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे याद है जिस दिन पंडित जी ने पंजाब में अपना चुनाव अभियान शुरू करना था, उन्होंने पंजाब की जनता के नाम एक संदेश दिया जिसका पहला वाक्य यह था, मैं समय की कमी के कारण विमान से आया हूँ। पंडित जी के आने से हमारे लिए कठिनाई पैदा हो गई। कांग्रेस की ओर से जितने भी उम्मीदवार खड़े थे सब ने यह मांग शुरू कर दी कि पंडित जी को उनके क्षेत्र में अवश्य लाया जाए। 2 दिन में वे सब जगह तो ना जा सकते थे और इसी के साथ पंडित जी ने एक क्षेत्र के बारे में हमें लिख दिया कि वहाँ वे अवश्य जाना चाहते हैं। वह था मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का क्षेत्र। मियाँ साहब कांग्रेस के टिकट पर खड़े ना हुए थे। उस समय तक वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, परंतु पंडित जी को उनमें रुचि अवश्य थी। जब मियाँ साहब कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे तो संभवतः पंडित जी के दूसरे बहनोई श्री हत्ती सिंह भी उनके साथ पढ़ा करते थे। इसके अतिरिक्त मियाँ साहब पंजाब के सबसे बड़े जमींदार थे। इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, परंतु विचारों की दृष्टि से वे प्रगतिशील समाजवादी थे, इसलिए वे पंडित जी को बहुत पसंद करते थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए, पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी बना दिए गए, परंतु पाकिस्तान बनने से पूर्व वे कांग्रेस को छोड़ गए और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जिन दिनों मियाँ साहब कांग्रेस में शामिल थे, पंडित जी जब लाहौर जाते तो मियाँ इफ्तार की कोठी पर ही ठहरा करते। मौला आज़ाद भी वहीं ठहरते थे। श्रीमती इंदिरा जब अपनी शादी के बाद पहली बार पंडित जी के साथ लाहौर आईं तो मियाँ इफ्तार की कोठी पर ही ठहरी थीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पंडित नेहरू के मन में मियाँ इफ्तार के लिए क्या स्थान था। और जब हमें पंडित जी ने कहा कि वे मियाँ साहब के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जब हमें पंडित जी ने कहा कि वह मियाँ साहब के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र और भी सीमित हो गया। 2 दिन में वे आधे दिन तो उसी क्षेत्र में गुजर गया। पंडित नेहरू के दौरे की तैयारी कोई साधारण बात ना थी, विशेषतया उस समय जबकि पंडित जी स्वयं हर विवरण को देखते थे। जरा सी अव्यवस्था वे सहन न कर सकते थे और उनके क्रोध के आगे कोई ठहर न सकता था। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम तैयार हो जाने के बाद प्रश्न उठा कि उनके साथ कौन जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल कहने लगे कि वीरेंद्र उन्हें लेकर आया है, वही उनके साथ जाएगा, परंतु कुछ और लोग भी जाने को तैयार थे। इसलिए निर्णय हुआ कि पहले दिन उन्होंने दिल्ली से फिरोजपुर पहुंचाना है और इस क्षेत्र में उनके साथ कोई और जाएगा। मुझे ठीक तरह याद नहीं, परंतु मेरा विचार है कि लाला
ज्वालादास सीकरी को यह काम सौंपा गया। दूसरे दिन के दौरे में उनके साथ रहने का दायित्व मुझ पर डाला गया, परंतु इसी मध्य और एक घटना घटी जिसके कारण मैं पंडित जी के सामने जाने से ज़रा घबराता था। चर्चा जवाहरलाल की दूसरी शादी की। इलाहाबाद से आए मुझे 10-15 दिन हो गए थे। एक दिन इलाहाबाद में स्थित प्रताप के संवाददाता का तार आया, जिसमें लिखा था कि वहाँ यह खबर जोर पकड़ रही है कि पंडित जी शीघ्र ही एक ग्रेजुएट लड़की से शादी करने वाले हैं। तार मिलते ही मेरे लिए धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यह खबर ऐसी थी जो अखबार इससे पहले प्रकाशित करता उसकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाते, परंतु उसके साथ ही यह प्रश्न भी मेरे सामने था कि अगर यह खबर कल को गलत निकली तो क्या होगा। देश के एक महान नेता को बदनाम करने की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार ना था, परंतु एक पत्रकार के रूप में मेरी इच्छा अवश्य थी कि यदि इस खबर में तनिक भी सत्य तो इसे सबसे पहले प्रकाशित करने का श्रेय प्रताप को मिलना चाहिए। कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या करूं। 24 घंटे यही सोचता रहा। अंततः मैंने पंडित जी को निम्नलिखित तार दिया। हमारे इलाहाबाद स्थित संवाददाता ने तार दिया है कि आप शीघ्र ही किसी ग्रेजुएट लड़की से शादी करने वाले हैं। कृपया इसकी पुष्टि कर दें। दूसरे दिन उनका तार आ गया। समाचार सरासर बेहुदा और निराधार है। तुम्हारा संवाददाता कौन है? मैंने उसका कोई उत्तर ना दिया, परंतु मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गया था। श्रीमती कमला नेहरू की मौत के बाद कई किस्म की अफवाहें उड़ रही थी। कुछ तो पंडित जी के विरोधी ऐसी अफवाहें उड़ा रहे थे और कुछ लड़कियां भी थी जो गैर जिम्मेदारी से काम ले रही थीं। परंतु अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अति उच्च चरित्र का जो उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, उस पर हम जितना भी गर्व करें कम है। वे शादी करना चाहते थे, उन्हें लड़कियों की कमी ना थी। बड़े से बड़े खानदान की लड़की उन्हें मिल सकती थी, परंतु मेरे तार का जो उत्तर उन्होंने दिया, इसी से उनकी मानसिक स्थिति का हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद पंडित जी अपने पंजाब के दौरे पर लाहौर पधारे। जब मैं उनसे मिला तो पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे यही किया कि मैंने उनके तार का उत्तर क्यों नहीं दिया। वे जानना चाहते थे कि इलाहाबाद में हमारा संवाददाता कौन है जिसने उनकी शादी की खबर भेजी थी, और मैं समझता था कि यदि मैंने उसका नाम बता दिया तो उसका इलाहाबाद में रहना संभव हो जाएगा। पंडित जी उसे जानते भी थे, वे अक्सर उनसे मिला भी करते थे, परंतु पंडित जी को यह ज्ञात न था कि वह हमारा भी संवाददाता है। मैंने उससे कहा कि इसके संबंध में उससे बात करूंगा। यह कहकर मैंने उनके प्रश्न का उत्तर टाल दिया। पंडित जी फिरोजपुर जिले का दौरा करके लाहौर पहुंचे थे। दूसरे दिन उन्होंने लाहौर और सियालकोट का दौरा करना था। यह फरवरी का महीना था। लाहौर में बहुत सर्दी पड़ा करती थी। पंडित जी एक एक दिन में 10-10 और 12-12 जगह बोलना पड़ता था, इसलिए एक व्यक्ति गर्म पानी की बोतल लिए उनके साथ चलता था। उस दिन वह थर्मस मैंने उठाई और उनके साथ चल दिया। पहले हम लाहौर छावनी गए, वहाँ पंडित जी ने भाषण दिया। वहाँ से चलकर हम खेमरेन गए और फिर कसूर गए। इन दोनों स्थानों पर उन्होंने भाषण दिए। ये दोनों शहर मियाँ इफ्तार के क्षेत्र में पड़ते थे। कसूर से हम फिर वापस लाहौर छावनी आए। वहाँ से विमान द्वारा सियालकोट गए। वहाँ स्वर्गीय चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त चुनाव लड़ रहे थे। शहर के बीच रामतलाई एक जगह थी जहाँ जनसभा हो रही थी। हम सियालकोट के हवाई अड्डे पर उतरे। कुछ अंग्रेज़ अपनी बीवी बच्चों के लिए वहाँ पंडित जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे पंडित जी को देखना चाहते थे। कोई भारतीय सिवाय चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त और उनके भाई के वहाँ ना था। उन दिनों भारतीयों को हवाई अड्डों में दाखिल होने की अनुमति ना थी। जब हम सियालकोट से वापस चलने लगे तो अंग्रेज और उनकी बीवियों की संख्या अधिक हो गई थी। वे मोटे खद्दर की धोती और कुर्ता पहने उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जो उस समय समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सिरोवेदना बना हुआ था। लाहौर से सियालकोट के लिए रवाना होने से पहले हमने कुछ फल और सैंडविच साथ रख लिए थे, ताकि यदि खाना खाने का समय ना मिले तो उनसे ही निर्वाह कर लिया जाए। सियालकोट में चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त ने अपने घर में पंडित जी के खाने का प्रबंध कर रखा था। परंतु पंडित जी ने यह कहकर खाने से इनकार कर दिया कि वे सियालकोट में कोई मौज उड़ाने नहीं आए। जिस काम के लिए आए हैं पहले वह करेंगे। अतः सीधे रामतलाई चले गए। वहाँ भाषण करने के बाद हवाई अड्डे पर आ गए। उस दिन सारे दिन पंडित जी ने खाना नहीं खाया। जब हम वापस आ रहे थे तो जो फल और सैंडविच विमान में रखे थे वे मैंने उन्हें पेश कर दिए, जो उन्होंने खा लिए तथा गर्म पानी पी लिया। कुछ देर बाद वे मुझसे कहने लगे कि लाहौर में जनसभा कहाँ हो रही है। मैंने कहा मोरी दरवाजे के बाहर। तो कहने लगे कि क्या यह विमान उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। मैंने विमान के कैप्टन से बात की। उसने
मुझे एक कागज़ पेंसिल दिया और कहा कि इस पर ज़रा निशान लगा दो कि जनसभा स्थल अनारकली से किस और कितनी दूर है। अपने अनुमान के अनुसार मैंने निशान लगा दिया और फिर थोड़ी देर बाद हमारा विमान वहीं आ पहुंचा जहाँ नीचे जनसभा के लिए अनगिनत लोग एकत्र थे। उन्हें देखकर पंडित जी ने इतने प्रश्न हुए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें देखकर पंडित जी इतने प्रसन्न हुए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनके पास बहुत से फूलों के हार पड़े थे जो सियालकोट में उनके गले में डाले गए थे। उनकी इच्छा थी कि वे हार नीचे फेंक दें, परंतु विमान के कप्तान ने उन्हें इसकी अनुमति ना दी। उन दिनों विमान बहुत कम चला करते थे, इसलिए हमारा विमान मोरी दरवाजे के ऊपर से गुजरा तो नीचे लोगों ने यही समझा कि संभवतः यह वही विमान है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सियालकोट से आ रहे हैं। इस पर लोग नाचने कूदने लगे, परंतु आंख झपकते ही हमारा विमान आगे निकल गया और कुछ ही मिनटों के बाद हमारा विमान लाहौर छावनी के हवाई अड्डे पर जा उतरा। हम मोटर में बैठ शहर की ओर चले। रास्ते में एक स्थान धर्मपुर में पंडित जी ने भाषण दिया। इसके बाद मौरी दरवाजे की जनसभा में पहुंच गए। वहाँ लाखों लोगों की एक अपार भीड़ थी। जितनी बड़ी भीड़ होती नेहरू उतने अधिक प्रसन्न होते और उतना ही अधिक उनका जोशीला भाषण होता। वे लगभग 1 घंटा वहाँ बोलते रहे। इसके बाद हम मोटर में सवार होकर बटाला के लिए रवाना हो गए। यह इन्होंने एक अन्य जनसभा का भाषण करना था। जब हम अमृतसर के निकट पहुंचे, एक मकान पर बहुत सी रोशनी हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, संभवतः किसी की शादी हो रही। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शादी भी बसंत के दिन हुई थी। यह कहकर वे खामोश हो गए और बटाला पहुंचने तक नहीं बोले। ऐसा ज्ञात होता था कि वे अपने अतीत की यादों में खो गए हैं। उस समय उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुए कुछ ही दिन हुए थे और कई बार वे उनकी याद में बेचैन हो जाया करते थे। बटाला में उन्होंने पौना घंटा भाषण दिया। इसके बाद हम फिर अमृतसर के लिए रवाना हो गए। यहाँ से उन्होंने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। अमृतसर स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ जमा थी। उन दिनों प्रताप में पिताजी के कुछ लेख प्रकाशित हुए थे जिनमें उन्होंने कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक नीति की आलोचना की थी और लिखा था कि एक और अंग्रेज़ मुस्लिम लीगियों को सर चढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस उन्हें सर चढ़ा रही है और वे इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। जब मैं पंडित जी के साथ अमृतसर स्टेशन पर पहुंचा तो कुछ नौजवानों ने पंडित जी से शिकायत की कि प्रताप कांग्रेस का विरोध कर रहा है। इस पर पंडित जी ने मुझसे पूछा कि मामला क्या है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कह दिया कि समाचार पत्र की संपादकीय नीति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। वे तो मेरे पिताजी कंट्रोल करते हैं, यह अखबार उनका चलाया हुआ है, वे इसके अग्रलेख लिखते हैं, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। इस तरह पंडित जी नेहरू का 2 दिन ऐतिहासिक दौरा खत्म हुआ। एक दिन जब मैं उनके साथ रहा उसमें उन्हें बहुत निकट से देखने का अवसर मिल गया। उनके उच्च व्यक्तित्व के कई पक्ष मेरे सामने आए और पंडित जी केवल 2 दिन पंजाब में रहे। इन 2 दिनों में केवल 5-6 स्थानों पर जा सके, परंतु उन्होंने इस अल्पावधि में सारे प्रांत को झंझोड़ कर रख दिया। उनके भाषण का लोगों पर असर था, इसलिए कांग्रेस ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें से अधिकांश सफल हो गए। कोई मुसलमान कांग्रेस की टिकट पर खड़ा न हुआ था। सिख अवश्य खड़े हुए थे, परंतु इनमें से 2 ही 3 जीते थे। कांग्रेस को अधिक सफलता हिंदू क्षेत्रों में ही मिली थी। यही मेरे पिता की सबसे बड़ी आपत्ति थी कि कांग्रेस को जो सहायता मिलती है वह केवल हिंदुओं से, परंतु इसने जो कुछ देना होता है केवल मुसलमानों को देती है। सुभाष बोस से अंतिम भेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार कांग्रेस के प्रधान सितंबर 1936 में चुने गए। कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में होना था। इस वर्ष कांग्रेस ने चुनाव भी लड़े और अंत में 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने का फैसला कर लिया। इसी मध्य श्री सुभाष चंद्र बोस जेल में थे। वहां वे सख्त बीमार हो गए और रिहा कर दिए गए। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ देर के लिए किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर पूर्ण विश्राम करने का मशवरा दिया। उधर हमारे देश में यह आंदोलन जोर पकड़ रहा था कि अगली बार कांग्रेस का प्रधान श्री सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाए। गांधी जी इसके लिए तैयार भी हो गए। इसलिए यह और भी ज़रूरी समझा गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता का बोझ उठाने से पहले सुभाष बाबू अपनी सेहत ठीक कर लें, क्योंकि उन दिनों कांग्रेस की प्रधानता के अर्थ थे कांटों का ताज। इसलिए उन्होंने कुछ समय पंजाब में आकर डलहौजी में गुजारने का फैसला किया। लाहौर इन दिनों डॉक्टर धर्मवीर रहा करते थे। 20-25 वर्ष लंदन में रह कर आए थे। उन्होंने विवाह भी वहीं किया था। वे एक उच्च कोटि के राष्ट्रवादी और आर्य समाजी थे। लंदन में रहते हुए भी खद्दर ही पहना करते थे। जब लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता लंदन जाते तो डॉक्टर धर्मवीर के पास ही ठहरा करते थे।
डॉक्टर धर्मवीर और उनका परिवार लंदन छोड़कर वापस भारत आ गए। उनकी पत्नी एक अंग्रेज़ महिला थी, किंतु बहुत सुलझी हुई अपने पति के साथ उसने भी मांसाहार छोड़ दिया था। डॉक्टर धर्मवीर ने एक कोठी लाहौर में खरीदी और एक डलहौजी में। गर्मियों से डलहौजी रहा करते थे और सर्दियों में लाहौर रहते थे। लाला लाजपत राय जी सदा उन्हीं से अपना इलाज करवाया करते थे। जब लाहौर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, उसके बाद भी उनका इलाज डॉक्टर धर्मवीर ने ही किया था। लाला जी के अंतिम समय पर भी वे उनके पास थे। जब डॉक्टर धर्मवीर ने सुना कि डॉक्टरों ने श्री सुभाष चंद्र बोस को यह परामर्श दिया है कि वे कुछ दिन के लिए किसी पहाड़ पर चले जाएं, तो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा कि वे डलहौजी आ जाएं और उनके पास रहें। वे उनकी देखभाल भी करेंगे। श्री सुभाष बाबू ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे डलहौजी चले गए। वहाँ वे कोई 1.5 महीना रहे और फिर कलकत्ता जाने के लिए लाहौर पधारे। जिस दिन उन्होंने लाहौर पहुँचना था, उससे एक दिन पूर्व मुझे उनका तार मिला कि वे अमुक दिन लाहौर पहुँचेंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर मिलूं। इस पर मैं वहाँ पहुँच गया। डॉक्टर धर्मवीर मेरे पिताजी के गहरे मित्र थे। डॉक्टर साहब ने पिताजी से कहा कि चलो आपको सुभाष बाबू से मिला लाऊं। पिताजी तैयार हो गए। हम सब स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी आई तो सुभाष बाबू से मिला। एक बार पहले भी उनसे मिल चुका था। यह मेरी उनसे दूसरी भेंट थी। उन्होंने वहाँ से कलकत्ता के लिए गाड़ी पकड़नी थी, पर गाड़ी चलने में अभी कुछ समय था। मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे कि हो सकता है कि मैं अगले वर्ष के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता का बोझ मेरे कंधों पर डाला जाए। जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, किंतु यह भी नहीं चाहता कि इस संगठन का विघटन पैदा हो। इस दायित्व को सफलता से निभाने के लिए मुझे कई मित्रों के सहयोग की ज़रूरत होगी। मैं तुमसे आशा करता हूँ कि पंजाब में मेरा प्रतिनिधित्व करोगे और यहाँ की परिस्थितियों से मुझे यदा कदा अवगत कराते रहोगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूँगा, और उनके कांग्रेस प्रधान चुने जाने के बाद तो विशेष रूप से उनके हाथ मजबूत करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके बाद वे कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाकर मुझे 2-3 पत्र ज़रूर लिखें, किंतु उसमें राजनीति की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि उनकी टाँग भी सीआईडी खोलती थी और मेरी भी। फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के एक गांव हरिपुर में हुआ। श्री सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। यह प्रथम अवसर था कि कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में हो रहा था। इसका प्रबंध करना सुगम ना था। कांग्रेस अधिवेशन में सारे देश से लगभग 2-3 हज़ार प्रतिनिधि आते थे। इसके अतिरिक्त हजारों दर्शक दूर दूर से पहुंचते थे। इन सभी के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करना सुगम ना था। लेकिन गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस बार बार सुधार का नारा लगाती है, इसे कार्य रूप क्यों नहीं देती। यदि इसके अधिवेशन शहरों की बजाय गांवों में हुआ करें तो सरकार भी गांवों की ओर अधिक ध्यान देगी, साथ ही जनता भी। इसके बाद 3-4 अधिवेशन गाँव में ही हुए। हरिपुर में कांग्रेस के सामने कोई नया कार्यक्रम न था, लेकिन मंत्रिमंडलों का परीक्षण सफल न हो रहा था। लगभग प्रत्येक प्रांत से यह रिपोर्ट आ रही थी कि गवर्नर अकारण अपने मंत्रिमंडल के काम में दखल दे रहे हैं। यह इस समझौते के विपरीत था जो कांग्रेस तथा सरकार के मध्य हुआ था। अधिक कठिनाई बिहार और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रही थी। कांग्रेस मंत्रियों ने सत्तारूढ़ होते ही राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने का फैसला कर लिया था। इसमें वे शामिल थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में थे। सरकार विशुद्ध कांग्रेसी बंदियों को रिहा करने के विरुद्ध न थी, लेकिन क्रांतिकारी बंदियों को रिहा करने की स्वीकृति देने को तैयार नहीं थी। यूपी में सबसे अधिक कठिनाई काकोरी के बंदियों के बारे में उत्पन्न हो रही थी। कांग्रेस प्रधान बनने के बाद श्री सुभाष बाबू ने केवल एक बार लाहौर आए और डॉक्टर धर्मवीर के यहाँ ही ठहरे। वहीं उनसे मिलने और विचार विनिमय का अवसर भी मिल गया। उनकी बातों से पता चला कि वे परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं। पंडित जी की भांति वे भी गांधी जी से कई बातों में सहमत न थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके विरुद्ध जाने को तैयार न थे। उनसे बातें करते हुए मुझे यह भी कुछ अनुभव हुआ कि पंडित जी के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। दोनों के सोचने का ढंग अपना अपना है, लेकिन पंडित जी और श्री सुभाष चंद्र एक दृष्टि से एक ही नाव पर सवार थे। कांग्रेस प्रधान तो दोनों बारी बारी बन गए, लेकिन दोनों गांधी जी की दया पर थे। उन दिनों कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस प्रधान मनोनीत करती थी, लेकिन गांधी जी की मर्जी से। इसलिए कांग्रेस समिति में प्राय गांधी जी की विचारधारा के लोगों का बहुमत रहा करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कारण बहुत दुखी थे, लेकिन कुछ कर ना सकते थे। श्री सुभाष बाबू भी इन्हीं की भांति परेशान हुए, लेकिन कुछ ना कर सकते थे। लेकिन वे अंदर ही अंदर इसका कुछ इलाज करने का यत्न भी कर रहे थे। गांधी जी के साथियों ने समझा कि सुभाष बाबू
गांधी जी के विरुद्ध एक पार्टी बना रहे हैं। यह बात किसी न किसी रूप गांधी जी के कानों तक पहुंचा दी गई। उनका इस पर भी प्रभाव हुआ और गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस के मध्य एक रिक्तता उत्पन्न हो गई। अंत में हालात कुछ इतने बिगड़ गए, सुभाष बाबू के अध्यक्ष पद की अवधि समाप्त हो रही थी। इस प्रकार सारे देश में यह चर्चा शुरू हो गई कि आगामी वर्ष कांग्रेस का प्रधान कौन होगा। उग्रवादी धड़ा सुभाष बाबू को चाहता था। इनके पक्ष में एक तर्क भी दिया जाता था कि यदि पंडित जी 3 बार कांग्रेस का प्रधान बन सकते हैं तो सुभाष बाबू क्यों नहीं। लेकिन गांधी जी यह फैसला कर चुके थे कि आगामी वर्ष में सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। मेरी 8वीं गिरफ्तारी। 3 सितंबर ब्रिटेन व जर्मनी के मध्य विधिवत युद्ध शुरू हो गया और इसके साथ ही हमारे देश की राजनीति में भी कई हरारत पैदा हुई। एक बहुत बड़ा प्रश्न सरकार और जनता दोनों के सामने खड़ा हुआ, वह यह है कि इस लड़ाई में भारत क्या भूमिका निभाएगा। ब्रिटेन समझता था चूंकि इस समय भारत उसके अधीन है, इसलिए उसे वही करना पड़ेगा जो ब्रिटेन चाहता है। दूसरे शब्दों में उसे भी इस लड़ाई में उसी प्रकार कूदना पड़ेगा जिस प्रकार ब्रिटेन कूदा है। भारत की सेना तो पहले ही ब्रिटेन के अधीन थी। सभी बड़े बड़े पद ब्रिटिश लोगों के पास थे, इसलिए वह इस सेना को जैसे चाहे प्रयोग कर सकता था। लेकिन उसे प्रत्येक समय पर भय रहता था कि कांग्रेस के प्रभाव से कहीं यह सेना किसी समय विद्रोह न कर दे। इसलिए इसका यह प्रयास था कि किसी प्रकार कांग्रेस का सहयोग इसे मिल जाए और वह भी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर इसमें पूरी रुचि लेना शुरू कर दें। इसके लिए वॉइसरॉय ने गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कई बार बुलाया और इनसे विचार विमर्श किया, लेकिन कांग्रेस इस समय तक इस लड़ाई में ब्रिटेन की कोई मदद करने को तैयार ना थी। जब तक यह स्पष्ट ना हो जाए कि यदि ब्रिटेन इस युद्ध में विजयी होता है तो वह भारत के साथ क्या बर्ताव करेगा। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि यदि लड़ाई के बाद भारत के साथ अंग्रेजों ने यही व्यवहार करना है जो वह कर रहा है और इसे देश में शासन के भागीदार बनाने को तैयार नहीं, तो उसे क्या मुसीबत पड़ी है कि वह ब्रिटेन या दूसरी यूरोपीय शक्तियों के लिए अपने जवानों का रक्त बहाए। इसलिए इससे पहले कि कांग्रेस कोई सहयोग पेश करे और अपने देशवासियों को भी इसके लिए कहे, यह आवश्यक है कि ब्रिटेन सरकार स्पष्ट रूप से यह घोषणा करे कि युद्ध की समाप्ति पर भारत की स्थिति क्या होगी। ब्रिटेन उस समय ऐसा कोई पग उठाने को तैयार न था। उसका कहना था कि युद्ध समाप्त होने पर सभी दलों को बैठाकर इस बात का निर्णय किया जाएगा। कांग्रेसी नेता इस गहरी चाल को समझते थे। उनका कहना था जब युद्ध समाप्त हो जाएगा ब्रिटेन हिंदुओं और मुसलमानों को पुनः आपस में लड़ा देगा और कोई निर्णय ना हो सकेगा। इसलिए जो कुछ भी होना है अभी होना चाहिए। अमेरिका इन दिनों इस मामले में विशेष रुचि ले रहा था। उसकी सहानुभूति भारत के साथ थी। उस समय रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वे भी यही चाहते थे कि ब्रिटेन किसी प्रकार से भारत को संतुष्ट करने का प्रयास करे। विंस्टन चर्चिल इन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। यद्यपि ब्रिटेन युद्ध में पराजय पर पराजय खा रहा था, फिर भी विंस्टन चर्चिल किसी भी हालत में भारत के नेताओं के साथ कोई समझौता करने को तैयार न थे। अंततः उन्होंने यह तक कह दिया कि वे ब्रिटेन राज्य को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने। चर्चिल के इस वक्तव्य के साथ समझौता की सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में एक नई और निर्णायक लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं इन दिनों कांग्रेस के काफ़ी सक्रिय भाग ले रहा था, इसलिए अनेक बार लाहौर से बाहर भी किसी जलसे या कॉन्फ्रेंस में भाषण के लिए जाया करता था। मुल्तान के लिए एमएलए मुंशी हरिलाल प्राय हमारे घर आया करते थे। कट्टर कांग्रेसी थे और इसी के साथ आर्य समाजी भी, इसलिए अनेक बार पिताजी से मिलने आ जाया करते थे। एक दिन आया और कहने लगे कि मुल्तान में जिला स्तरीय एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है, वे चाहते हैं कि मैं इसमें भाषण करूं। मैंने इसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह बाद मुल्तान के लिए रवाना हो गया। मैं वहाँ पहली बार गया और इस क्षेत्र के लोगों से पहली बार मेरी जान पहचान हो रही थी। राजनीतिक सम्मेलन समाप्त हो गया। मैं शाम को वापस आया तो मुंशी हरिलाल मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, आपको अब जेल गए कितना समय हुआ। मैंने उत्तर दिया, कोई 4-5 वर्ष हो गए। तो मुंशी जी कहने लगे कि आज अपने जेल जाने का प्रबंध कर लिया है। मैंने कहा, वह कैसे। कहने लगे, आपने बड़ा कठोर भाषण दिया, मुझे भय है कि सरकार कहीं कोई कार्रवाई न कर बैठे। मैंने उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा। यह कौन सी मेरी पहली यात्रा होगी, पहले भी तो कई बार हो आया हूँ। अब एक बार पुनः जाना पड़े तो यह भी देखा जाएगा। यह कहकर मैं उसी दिन रात की गाड़ी से वापस आ गया।
घर वापस आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर आया हूँ। उस समय तक मेरी स्थिति भी इस दृष्टि से बदल चुकी थी क्योंकि मेरा विवाह हो चुका था। मेरी पत्नी के लिए यह पहला अनुभव था, लेकिन वह इन दिनों लाहौर में ना थी, इसलिए कुछ बताने की आवश्यकता ना पड़ी। लेकिन किसी न किसी प्रकार यह बात पिताजी के कानों तक पहुंच गई। एक रात खाने के समय कहने लगे कि मैं समझता था विवाह के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी को समझोगे, यही काम करना था तो विवाह क्यों करवाया था। मैं उनका अभिप्राय समझ गया। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि मैं कोई सफाई पेश ना कर सकता था। मैंने कठिनाई से रोटी के 2 ग्रास गले के नीचे उतारे और वहाँ से उठकर चला गया। वहाँ यही प्रार्थना करता रहा कि कम से कम इस बार तो पिताजी का अनुमान गलत निकले। इसके अतिरिक्त यही भी सोचना था कि नया नया विवाह हुआ है, वह बेचारी क्या सोचेगी कि कहाँ आकर फंस गई। सीआईडी इन दिनों भी 24 घंटे मेरा पीछा किया करती थी। इस कारण भी मेरी पत्नी घबराई हुई थी। उसने इस प्रकार का जीवन कभी ना देखा था। विचारों की दृष्टि से उसके माता पिता बड़े ही उच्च कोटि के देशभक्त थे। सरकारी नौकरी करते हुए भी वे खद्दर ही पहनते थे और कट्टर प्रकार के गांधी भक्त थे। लेकिन गिरफ्तार वे कभी ना हुए थे और ना ही सीआईडी ने उनका पीछा किया करता था। मेरी पत्नी के लिए यह सब कुछ नया था और कभी कभी वह इस कारण परेशान भी हो उठती थी। ऐसी स्थिति में तो मैं यही चाहता था कि यदि किसी प्रकार इस गिरफ्तारी के चक्कर से बच सकूं तो बहुत अच्छा है। कई बार दिल भी दिल में यह कह देता कि यदि किसी प्रकार इस बार बच गया तो भविष्य में ऐसा भाषण नहीं करूँगा। तीर तो कमान से निकल चुका था। कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, और यही हुआ। मुल्तान से वापस आने के 8-10 दिन के बाद मैं प्रातः 11 बजे लगभग अपने कार्यालय पर बैठा कुछ लिख रहा था कि पुलिस का एक इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और आने का कारण पूछा तो इंस्पेक्टर ने क्षमा याचना करते हुए मुल्तान से जारी किया गया एक वारंट मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे देखा और पूछा कि क्या करना है। उसने कहा कि मुझे उसके साथ कचहरी चलना होगा, वहां जाकर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसने जमानत पर रिहा कर दिया तो बेहतर, अन्यथा रात की गाड़ी से मुल्तान चलना पड़ेगा। मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, उन्हें सारी बात बताई और कहा पिताजी से कह दें कि मैं इस प्रकार गिरफ्तार हो गया हूँ। पुलिस किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत ले जा रही है। जब मैं यह कह रहा था तो पुलिस इंस्पेक्टर पास ही खड़ा था। उसने कहा यदि मैं घर जाना चाहता हूँ तो वह मुझे वहाँ ले जा सकते हैं। उसने मुझे यह भी परामर्श दिया कि मैं अपना कुछ सामान और गर्म कपड़े ले लूँ। हो सकता है कि जमानत ना हो और ऐसी स्थिति में मुझे मुल्तान जाना पड़ जाए, लेकिन मेरी घर जाने की हिम्मत ना हुई। मैं जानता था कि पिताजी नाराज़ होंगे। विगत 8-9 वर्षों में यह मेरी 8वीं गिरफ्तारी थी। वे भी मेरी इस गतिविधियों से तंग आ चुके थे। चाहे वे कितने भी नाराज़ हों, मेरी गिरफ्तारी के बाद वे चैन से ना बैठते तो मैं तो जाकर किसी थाने या जेल में बैठ जाता। लेकिन मेरे मुकदमे का सारा बोझ तो सदैव उन्हीं के कंधों पर आ पड़ता। वे समझ रहे थे कि मेरा विवाह हो गया है, अब मैं कोई ऐसी हरकत ना करूँगा जिससे मुझे जेल जाना पड़े। और यह एक अकाट्य तथ्य है कि मैंने जानबूझकर कोई ऐसी बात ना की थी। फिर भी वही हुआ जिसके लिए मैं तैयार ना था, ना मेरे घर वाले। मैंने घर जाना उचित न समझा और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मोटर में बैठकर सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में जा पहुंचा। वहां मुझे एक कुर्सी दे दी गई और धीरे धीरे कुछ लोगों को पता चलना शुरू हो गया। वह लोग अदालत में जमा होने लगे। इस पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट से कहा कि मुझे जेल भेज दिया जाए, साथ ही अनुमति मांगी कि मुझे मुल्तान जेल में तब्दील कर दिया जाए। इस समय तक मेरे घर में अभी कोई ना आया था। मेरे पिताजी 2-3 वकील मित्र जो उस कचहरी में ही थे, ये सुनते ही कि मैं गिरफ्तार करके वहाँ लाया गया हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में आ पहुँचे। उन्होंने स्वयं ही पुलिस की प्रार्थना का विरोध कर दिया। इतने में पिताजी की एक वकील को लेकर वहाँ पहुँच गए। इन सारे प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि मुझे 10,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया और साथ ही यह भी आदेश दे दिया गया कि मैं 1 सप्ताह के बाद अपने आप को मुल्तान की सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करूं। घर आए, खाना खाने लगे तो पिताजी ने कहा तुम बाज नहीं आए। मैंने कहा इस बार तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके कारण मुझे गिरफ्तार किया जाता। कहने लगे कि मुंशी हरीलाल बता गए थे जो कुछ तुमने अपने भाषण में कहा था। मैंने कहा कि मैंने उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। तो कहने लगे जब तुम 10-15 हज़ार की भीड़ में कहो कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबने वाला है तो क्या सरकार तुम्हें क्षमा कर देगी। मैंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।
उनके साथ मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैं स्वयं जानता था कि मैंने ऐसे शब्द कहे हैं, मैं तो इनका मूल्य चुकाने को तैयार था। लेकिन यह ज़रूरी ना था कि शेष भी इसके लिए तैयार होते। इसके बाद मुल्तान के सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में मेरे विरुद्ध मुकदमा चला। 6 सप्ताह की कैद हुई। ऊधम सिंह और गांधी। 1.5 महीने की छुट्टी के बाद मैं घर लौट आया। रावलपिंडी जेल में मैंने जो 6 सप्ताह गुजारे उसे मैंने छुट्टी की उपमा दी है, तो केवल इसलिए कि जितने समय वहाँ रहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। रावलपिंडी का जलवायु बहुत अच्छा था और वहाँ की जेल में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। रावलपिंडी पंजाब की एक सुंदर जेलों में से एक थी। चूंकि उसका सुपरिटेंडेंट भी एक आयरिश गोरा था, वह न केवल उसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करता बल्कि फूल पत्तियों से उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहता। इसलिए मैं वहाँ जितने दिन रहा बड़े मज़े से रहा। खाने को हर चीज़ मिल जाती थी, पढ़ने के लिए पुस्तकें और पत्र भी मिल जाते थे। इसलिए वह जेल कभी जेल ना लगी। अंततः जब मैं वहाँ से निकल आया तो कुछ ऐसा अनुभव होने लगा कि वस्तुतः अब मैं जेल में आ गया हूँ। इन दिनों यूरोप में युद्ध जोरों पर था। अंग्रेज सभी मोर्चों पर पलायन कर रहे थे। हिटलर की फौज आगे बढ़ रही थी। इस स्थिति से अंग्रेज न केवल बेहद परेशान थे, अपितु कुछ चिढ़ भी गए थे। कांग्रेस को अपने जाल में फंसाने के लिए उनके सारे प्रयास विफल हो रहे थे। महात्मा गांधी जी प्राय नम्र स्वभाव के समझे जाते थे, परंतु अंग्रेज को सहयोग देने के प्रश्न पर सख्त रवैया अपनाते जा रहे थे। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि जब तक अंग्रेज यह घोषणा नहीं करता कि युद्ध जीत गया तो इस देश को आज़ाद कर देगा, और जब तक युद्ध चल रहा है जनता के प्रतिनिधियों को शासन में हिस्सेदार बनाया जाएगा। उस समय तक कांग्रेस न स्वयं अंग्रेजों को सहायता देगी और न जनता को कहेगी कि वे सरकार को अपना सहयोग दे। अंग्रेज ने कांग्रेस के इस फैसले को अपने लिए एक चुनौती समझा। इसके लिए उसका रवैया सख्त हो गया। दोनों तरफ से एक एक नए टकराव शुरू हो गए। उन दिनों गांधी जी अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में लिखा करते थे। कई बार उनके लेख आग बरसते थे। वे जनता को शासन के विरोध करने के लिए तैयार कर रहे थे, इसलिए हर शब्द के अंदर आग के शोले छिपे होते थे। उस समय भी हम इसे बात पर आश्चर्य होता था कि सरकार उनके लेखों पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाती। गांधी जी लिखते जा रहे थे। कभी कभी वे सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देते और कई बार सरकार से स्वयं प्रश्न करते, किंतु एक बात का सदैव ध्यान रखते कि अपने हर लेख में अहिंसा पर बल देते। बार बार लिखते कि अहिंसा का रास्ता सही है और हिंसा का गलत। यदि हमने यह मार्ग अपनाया तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। एक हद तक उनका ख्याल ठीक था। जब अंग्रेज निहत्थे लोगों पर गोली चलाता तो सारे संसार में शोर मच जाता और लोगों का ध्यान भारत की ओर लग जाता। जब हमारी ओर से हिंसा होती तो सरकार को जवाबी हिंसा का अवसर मिल जाता और दुनिया उसे उचित ठहराने लगती। देश का युवा वर्ग व्याकुल हो रहा था। उसके लिए प्रतीक्षा करना कठिन था। अंततः गांधी जी कि किसी भी परामर्श का उस पर कोई प्रभाव न होता था। नौजवानों की व्याकुलता रंग लाई जब 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह नामक एक युवक ने एक भरी सभा में उस समय के भारत मंत्री लॉर्ड जिटलैंड और मार्शल लॉ के दिनों में पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर पर गोली चला दी। लॉर्ड जिटलैंड तो केवल घायल ही हुए, किंतु सर माइकल ओ डायर वहीं ढेर हो गए। इस घटना से सारा संसार हिल गया। ब्रिटेन में विशेष रूप से एक सनसनी पैदा हो गई। एक भारतीय युवक ब्रिटेन में आकर दो इतने बड़े अंग्रेज़ों को, जिनमें एक भारत मंत्री था, अपनी गोली का निशाना बना दे तो यह ब्रिटेन के लिए एक चुनौती थी। कुछ अंग्रेज़ों ने यह ज़रूर कहा कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतवासियों के दिलों में अंग्रेज़ के लिए कितनी घृणा है, किंतु अधिकांश अंग्रेज इस घटना से तड़प उठे। वे मांग करने लगे कि भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को सख्ती से दबा दिया जाए। उधर भारत में प्राय लोग खुश थे। उन्हें इस पर गर्व था कि एक युवक ने जलियांवाला बाग का बदला ले लिया है। इस घटना ने नौजवानों के दिलों में एक नया जोश पैदा कर दिया और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई गर्मी आ गई। किंतु सारे देश में उस समय एक व्यक्ति इस घटना से दुखी था। वह अपना दुख प्रकट किए बिना रह ना सका। वे थे महात्मा गांधी। उन्होंने उधम सिंह ने जो कुछ किया था उसकी सख्त शब्दों में निंदा की और लिखा कि उधम सिंह ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारी हानि पहुंचाई है। हरिजन में अपने विचार उन्होंने निम्न शब्दों में प्रकट किए, जो कुछ किया गया है वह सर्वथा पागलपन है। मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी मेरे साथ इस लज्जाजनक कार्रवाई की निंदा में शामिल हो। यदि हमने अपना युद्ध न्यायपूर्ण ढंग से लड़ना है तो मैं चाहता हूं कि हम प्रत्येक अंग्रेज के लिए यह निश्चित बना दे कि वह अपने आप को हमारे बीच में वैसा ही सुरक्षित समझे जैसा कि वह अपने घर में अपने आप को समझता है। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है कि इस कृत्य के कुछ समय के लिए लंदन में हर भारतीय को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा।
क्या हम यह नहीं समझ सकते कि हम हिंसा के माध्यम से कभी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे? गांधी जी के इस वक्तव्य से हालात में कोई विशेष बदलफेर नहीं हुआ। ना तो अंग्रेजों पर इसका कोई प्रभाव हुआ, ना भारतवासियों पर। अंग्रेजों पर इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल पैदा हो रहा था। वह तो पहले ही समझ बैठा था कि भारत की जनता अब उनके साथ नहीं है। जो खुद उधम सिंह ने किया, उससे अंग्रेजों के इस विचार की पुष्टि हो गई कि कोई भी भारतवासी उन्हें पसंद नहीं करता। गांधी जी और उधम सिंह में केवल कार्य पद्धति का अंतर था, लक्ष्य तो दोनों का एक था। दोनों ही भारत को अंग्रेजों से छुड़ाना चाहते थे, उधम सिंह हिंसा और गांधी जी अहिंसा से। इसलिए गांधी जी ने उधम सिंह की जो निंदा की, उसका अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ। जहाँ तक भारतवासियों का संबंध था, उन्होंने भी गांधी जी के बयान को अधिक पसंद ना किया। एक प्रकार से यह पिछला इतिहास दोहराया गया था जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था। उस समय भी गांधी जी ने उनकी निंदा की थी और जब उसे फांसी दी गई तो गांधी जी उसकी प्रशंसा में कोई प्रस्ताव पास करने के पक्ष में ना थे। बाद में जनमत में उन्हें विवश कर दिया और उन्होंने भगत सिंह की देशभक्ति तथा वीरता को स्वीकार करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उधम सिंह की ख्याति अभी इतनी नहीं फैली थी जितनी कि भगत सिंह की फैल चुकी थी, जिस पर उधम सिंह ने लंदन में सर माइकल और डियर पर गोली चलाई। उससे पहले उसे कोई नहीं जानता था। गिरफ्तारी के बाद उस पर तुरंत मुकदमा चलाया गया और कुछ दिनों में फांसी दे दी गई, किंतु कुछ दिनों में ही उधम सिंह का नाम हर भारतवासी की जबान पर चढ़ गया। अब गांधी जी ने इसकी निंदा की तो लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। इस एक घटना से हमारे देश में सनसनी जरूर पैदा हो गई, किंतु लोगों का ध्यान उस समय युद्ध की ओर लगा हुआ था। जर्मन फौजें हर मोर्चे से आगे बढ़ रही थीं। उस समय यह भी डर पैदा हो रहा था कि कहीं वे किसी समय भारत की ओर मुंह ना कर दें। जापान भी युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा था, इसलिए इस देश के लिए खतरा और भी अधिक बढ़ गया था। ऐसे अवसर पर लोगों को सारा ध्यान अपने देश की हालत की ओर लगा हुआ था। कांग्रेस का रवैया भी उत्तरोत्तर सख्त हो रहा था। सरकार ने जगह जगह पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर रखा था। सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान और उसके भाई डॉक्टर खान साहब गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी यह भी अनुभव करने लगे कि अब समय आ गया है कि उन्हें अंग्रेजों से एक निर्णायक टक्कर लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि इनका काम करने का ढंग था, वे अपने विरोधी को मार्ग में लाने का प्रत्येक संभव अवसर देना चाहते थे। इसलिए विधिवत सहयोग आंदोलन शुरू करने के स्थान पर उन्होंने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आचार्य विनोबा को इस काम के लिए उन्होंने प्रथम सत्याग्रही चुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही। यह भी भविष्यवाणी आने वाली एक बड़ी लड़ाई थी। अंग्रेज भी चुप न बैठा था, वे भी अपनी चाल बड़ी चालाकी और होशियारी से चल रहा था। उसने उस समय एक ही चोट मारी जिससे इस देश के दो टुकड़े करके रख दिए। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक टक्कर की तैयारी कर रही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का झंडा उठा लिया था।